पर थे कि बोला रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी का यूटिलाइजेशन मतलब क्रेडिट लेना, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा पास है, अब हम यूटिलाइज करें। यूटिलाइज करने मतलब सेट ऑफ करना किसके साथ, सेट ऑफ विथ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्स तब बोलता है यूटिलाइज किया। सपोज मेरा पास आईटीसी गिरा हुआ था बहुत, मेरा इसमें का आउटपुट टैक्स है, अगर हम यूज एडजस्ट कर लेते तो मेरा यूटिलाइजेशन हो गया, तो नहीं करते उसी रह जाएगा बैलेंस, एसेट है। या आईटीसी तुम्हारा बैलेंस शीट में ऐसा एसेट शो करेगा ना, करंट एसेट। अब सपोज पूरा पूरी नहीं एडजस्ट किया तो कुछ और ही बैलेंस है, ठीक है। 100 करोड़ में से सपोज हम 60 करोड़ हम आईटीसी एडजस्ट यूटिलाइज किए, तो 40 करोड़ तुम्हारा बैलेंस दिखाएगा आईटीसी का। फिर कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर नेक्स्ट ईयर हम फिर ले सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते होते जाए जितना नहीं यूज़ करेंगे। आप बोल रहे जिस ईयर क्या है उससे ही करना है, तो जिस ईयर का उतना करे तो मेरा आउटपुट टैक्स भी होना चाहिए ना। अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, तो ज़्यादा खरीद लिया सामान वामान मशीन उसी, ठीक है, बट इतना सेल हुआ ही नहीं, तो आईटीसी काफ़ी ज़्यादा है, आउटपुट काफ़ी कम है, रिफंड क्लेम तो करेगा नहीं, तुम रख देगा, इन फ्यूचर में फिर सेल होगा, इससे एडजस्ट करेंगे। तो एनीवे यहाँ रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला था, कमिश्नर या फिर ऑफिसर, मतलब यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट का बात कर रहा है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑथोराइज बाय हिम इज एम्पावर्ड टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तुम्हारा आईटीसी तुम यूटिलाइज करेगा नहीं करेगा, अगर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना है तो तुम्हारा जो जीएसटी ऑफिसर है तुम्हारा जुरिस्डिक्शन का रेंज का, जैसे कि हम लोग यहाँ दुर्गापुर का रेंज है, जीएसटी का कमिश्नर है ऑफिसर है, वो चाहे तो रेस्ट्रिक्शन कर सकता है। किस टाइप का, इफ़ ही हैज़ द रीज़न टू बिलीव दैट, अगर उसके पास कुछ रीज़न है दैट सच आईटीसी हैज़ बीन फ्रॉडुलेंटली अवेलेबल और इनएलिजिबल, मतलब हम फ्रॉडुलेंटली आईटीसी बुक में दिखा रहे हैं, या फिर ये जो आईटीसी हम जिसको आईटीसी बोल रहे हैं एक्चुअली हम एलिजिबल ही नहीं थे। हो सकता है ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वाला आईटीसी, कंस्ट्रक्शन काम वाला आईटीसी था जिसका तुम कैपिटलाइजेशन किया है, बट तुम गलत अकाउंटिंग एंट्री करके उसे क्रेडिट दिखा रहा है, बट उसका तो क्रेडिट मिलता नहीं है। तो तुम जो आईटीसी लेता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट से चेक भी तो करता है ना कि ये बंदा जो आईटीसी लिया है क्या इस इनपुट टैक्स का क्या एलिजिबल था, या कि जस्ट एलिजिबल नहीं था, नॉन एलिजिबल था। 17 सेक्शन 5 वाले जो ब्लॉक क्रेडिट का लिस्ट किए थे, बट ये लोग क्या क्या आईटीसी बोल के दिखा रहे हैं, वो भी तो हो सकता है। तो उसको अगर उसके पास अगर रीज़न टू बिलीव है कि तुम कोई फ्रॉडुलेंटली आईटीसी अवेल कर रहा है या फिर इनएलिजिबल आईटीसी को अवेल कर रहा है, तो वो तुम्हारा यूटिलाइजेशन पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अगर फ्रॉड है तो उसको मिला कैसे, मतलब किसको मिला कैसे, उसको फॉल्स इनवॉइस, हम उसको मेरा जान पहचान का फॉल्स इनवॉइस दिखाया, वो भी अपने रिटर्न में दिखाया, हम भी अपने रिटर्न में दिखाया, हो गया, फिर पैसे एक दूसरे को हम लोग दे, हो ही सकता है ना फॉल्स। अपना सेल्स ज़्यादा दिखाने के लिए वो भी दिखाए, हम भी अपना परचेज दिखा दिए, बस जीएसटी पॉकेट से उसका लगा, उसको कर सकते हैं फॉल्स इनवॉइस। पहले के ज़माने में जब तुम्हारा, अभी तो क्या है ना एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया, पहले क्या होता था एक्चुअली में तुम परचेस किया ही नहीं, बट फॉल्स परचेस का तो इनवॉइस बना के आईटी से लेते जा रहा है। अभी क्या 1:1 लिंक, अभी सेलर्स सेल वो भी अपना सेल रिटर्न में दिखाएगा जीएसटी 1 में, सेम चीज़ तुम्हारा जीएसटी 2 में ऑटोमेटिक आना चाहिए। पहले तो ऐसा नहीं था, वैट के टाइम पे, सेल्स के टाइम में तो फॉल्स इनवॉइस काफ़ी बनता था, और अभी तो यूए बिल कंपलसरी भी कर दिया, हर चीज़ में तुम्हारा लिंक भी है तुम्हारा यूए बिल का इसके साथ। अभी फ्रॉड करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, पहले कच्चा का सेल बहुत होता था, और पहले जो कच्चा सेल मतलब बिना इनवॉइस का सेल, मतलब हम सेल कर दी बट बिना इनवॉइस इशू किए, और उससे जो मेरा इनकम आ रहा पूरा कच्चा का इनकम, हम उसको एक्चुअली में इनकम दिखा नहीं रहे, मेरा इनकम टैक्स ही बच रहा, जीएसटी भी नहीं लग रहा, समझ रहे। एनीवे तो हम इसे फिर यूट्यूब में डिस्कस करके कट करना पड़ेगा। द रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, कैसे, आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस व वैलिड डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय नॉन एग्जिस्टिंग सप्लायर, मैंने एक्चुअली वो सप्लायर है ही नहीं, बट हम बोल रहे हो सप्लायर है मेरा, या फिर बाय अ पर्सन नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, भूल भाल एक तो वेंडर क्रिएट कर लिए, फॉल्स पार्टी का नाम एक तो मेरा अकाउंट में क्रिएट कर लिए, उसका नाम में हम दिखा रहे उसे परचेस किए, तो विदाउट रिसीव अ गुड्स तुमको मिला ही नहीं, तुम आईटी से ले लिया, ओके, गुड्स मिला ही नहीं एक्चुअली में, मेरे पास फिजिकली गुड्स आए नहीं, बट हम आईटी से लेके फॉल्स इनवॉइस बना के ले लिए। द टैक्स इन रिलेशन टू विच हैज़ नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट, अब आईटी से तुमको कब मिलेगा, जब तुम किसी से परचेस किया होगा, इसका टैक्स मिला होगा गवर्नमेंट को, आइदर टैक्स मिला होगा गवर्नमेंट को या फिर वो सामने वाला इनपुट टैक्स यूटिलाइज किया होगा। अब क्या, तुम तो आईटी से ले लिया, अब जब ये लोग चेक कर रहा है जीएसटी 1 में तुम्हारा, जीएसटी 2 में तो तुम्हारा आया है, तुम डायरेक्ट एंट्री मारा, जीएसटी 1 में तो इसका है ही नहीं, सामने वाला तो इसका पेमेंट किया ही नहीं, मिलेगा ही नहीं तुमको। 1 में आएगा तो ऑटोमेटिकली 2 में तो आ ही जाएगा। हाँ, तो 1 में नहीं आया, 2 में तुम अलग से ऐड किया है, इससे भी तो हो सकता है ज़बरदस्ती, तो इसीलिए तो मैचिंग कंसेप्ट का यहाँ पे एक मिसमैच स्टेटमेंट भी एक आता है तुम्हारे यहाँ। तो ना दूसरा क्या है, द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द आईटीसी हैज़ बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट,
या फिर नॉट टू बी द कंडक्ट इन द बिजनेस, मतलब हम एक्चुअली में कोई बिजनेस कर ही नहीं रहे, बट हम जस्ट क्या कर रहे, वो परचेस का नाम से हम क्या किया, ये तो GST नंबर ओपन कर लिए, जो भी घर का भी पर्सनल परचेस कर रहे उसको भी क्या करें इसी में दिखा दे रहे, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारा मेरा बिजनेस नॉन एग्जिस्टेंस ही नहीं करता, बट हम GST नंबर ओपन करके हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें, तो तुम्हारा ITC नहीं मिलेगा तुमको, बिकॉज जब तुम GST का रजिस्टर लेता है तो वहाँ पे बताने पड़ता है ना किस चीज़ का तुम बिजनेस कर रहे हो। नाउ द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द ITC इज नॉट इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, तुम्हारा पास टैक्स इनवॉइस है ही नहीं, तुम क्या किया, बस एक तो टैक्स इनवॉइस का नंबर डाल दिया, उस पार्टी को बोल दिया कि तुम भी डाल दो करके कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए। जब स्क्रूटनी करेगा GST डिपार्टमेंट तुम्हारा कंपनी में आके रेट मारेगा, रेट मारने में समझता है, आके रेट मारेगा, तुम मुझसे फैक्ट्री से बाहर जा ही नहीं सकता, सब डॉक्यूमेंट सब कुछ फ्रीज कर लेगा, वो लोकेशन एवरीथिंग चेक करेगा, तुम जो ITC लिया है उसका अगेंस्ट में टैक्स इनवॉइस है कि नहीं, पेमेंट सच में तुम पार्टी को किया कि नहीं किया, ठीक है, तो कोई फॉल्स तो नहीं है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग चेक दोनों का करेगा। ना फ्रॉड होगा, सप्लाई का भी और बायर का भी। सप्लायर का भी रेट मारेगा, तुम्हारा भी रेट मारेगा। सर ऑडिटर लोग का भी सामान ले लेते हैं सर। हाँ, ऑडिटर लोग भी किसी को लिखने रेट नहीं में देता फंसे हैं सर है, आज तक तो हम रेट में फंसे नहीं है, बट हम सुने बहुत सारा कंपनी में रेट हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रेट मूवी तो तुम देखा ही होगा आई थिंक, DSP में रेट होता है। DSP में हम लोग का रेट नहीं होता, गवर्नमेंट कंपनी है, बीच में एक आध बार बीच में होता था, बहुत पहले हुआ होगा, बट हम इससे पहले जो प्राइवेट कंपनी थी वहाँ एक बार रेट मारा था, हमसे ज्वाइन करने से पहले, मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ रेट वाला, बट मूवी देखा ना, रेट मूवी कैसे होता है, इनकम टैक्स में वो रेट कैसे मारा जाता है, तुम जब CA में फाइनल में उठेगा, या फिर नॉट ओनली CA में फाइनल, तुम्हारा CA इंटर में तो चैप्टर है थोड़ा सा है, वहाँ पे बताएंगे कैसे होता है रेट, या फिर तुम्हारा CA में फाइनल में पूरा है रेट मारने का क्या प्रोसीड्यूर है, क्या होता नहीं होता, पूरा अच्छे से डिटेल में, बहुत पावर रहता है रेट मारने से, तुम कुछ भी कर सकते हो। ऑफिसर लोग, GST ऑफिसर या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स करेगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर लोग करेगा, GST करे तो GST ऑफिसर लोग करेगा। अरे जब रेट मारता है सामने वाला इनकम टैक्स ऑफिसर लोग को भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है, सपोज रेट मारने के लिए हम इनकम टैक्स ऑफिसर गए, हम देखने गए तुम स्टॉक इतना दिखाया अपना बुक्स में, ठीक है, फिजिकली है कि नहीं दिखाओ, हम गए जानबूझे सामने वाला कुछ ना कुछ मेरे पर फेंक दिया, बोले अरे सर ऑटोमेटिक गिर गया, इंसिडेंट एक्सीडेंट, ऐसा बहुत होता है, पैर तोड़ देता है, माल लेके जा रहा गिरा दिया, बोलो वो सर हाथ से पीछे छोड़ दिया, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बहुत रिस्की भी होता है, ठीक है। तुम रेट मारने जाएगा तो वो पार्टी आके बोलेगा कि सर कुछ चाहिए बताइए, कितना चाहिए, बोले कितना, जितना बोलिएगा जब बोलिएगा उतना मिल जाएगा, ऐसा आके तुम उसका आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो ऑनेस्ट ऑफिसर लोग रहता है तो ऑनेस्ट रहता है, जो डिसऑनेस्ट रहता है बेकार हो जाता है, ऑनेस्ट कितना 25% था। ठीक है। एनी भाई सब चीज़ हमको यूट्यूब से डिलीट करना है, ठीक है। इफ द ITC is so availed, the restriction can be imposed by not allowing such ITC to be used for discharging liability, मतलब तुम GST का जब रिटर्न फाइल कर रहा है इसका केस में ITC नहीं ले सकता, वो डिसअलाउ कर देगा उस इनवॉइस, नॉट अलाउ या फिर रिफंड नहीं देगा तुमको। नाउ सच रेस्ट्रिक्शन कितना दिन तक कर सकता है, 1 साल तक एटलीस्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग सच रेस्ट्रिक्शन, 1 साल तक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, उसके बाद वो फाइनली तुमको डिसीजन देगा कि क्या करना नहीं करना, GST ऑफिसर डिपार्टमेंट। हाउएवर द कमिश्नर या फिर ऑफिसर ऑथोराइज बाय हिम कैन विड्रॉ सच रेस्ट्रिक्शन, विड्रॉ भी कर सकता है अगर उसको लगा, इफ़ ही सेटिस्फाइड, सामने वाला जो SSC था उसको प्रॉपर रीज़न दिया, एक्सप्लेन किया कि ये रीज़न है सर, ठीक है, अगर सेटिस्फाइड है तो विड्रॉ कर लेगा वो, ठीक है। ये जस्ट थ्योरी पर्पज से रीड कर लेने एक बार। नाउ रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये जो ITC हम लोग बोलते हैं एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, जो GST डिपार्ट जो भी होता है तुम्हारा बुक्स में नहीं, GST का जो पोर्टल में सब कुछ डेटा अवेलेबल है, तुम जो भी परचेस किया जो भी सेल किया वही तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वहाँ पे चले गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोलता है कि लिमिट करता है द यूज ऑफ ITC अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर डिस्चार्जिंग द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, राइट। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए तो हम लोग इनपुट टैक्स का यूटिलाइज करते हैं, राइट। द aforesaid rules start with non-obstante clause and has an overriding impact of any other provision of these rules बोल के next में 86B क्या बोल रहा है कि रूल 86B is applicable to the registered persons जो GST पे registered है, having value of taxable supply, जो हम सप्लाई किए होंगे कितना इन अ मंथ 50 लाख से ऊपर, अगर 50 लाख से ऊपर अगर हम सप्लाई किए होंगे तो उसके लिए रूल 86B एप्लीकेबल होता है। तो उसमें क्या बोलता है, जो 50 लाख का जो सप्लाई बोला इसमें क्या बोला, टैक्सेबल सप्लाई बोला, टैक्सेबल, हम सप्लाई बहुत सारा किए होंगे, उसमें कुछ मेरा एग्जाम सप्लाई होगा जो जीरो रेटेड, एग्जाम मतलब GST लगेगा ही नहीं, हम सप्लाई कर रहे हैं बट GST उसमें लगेगा ही नहीं, कुछ हम एक्सपोर्ट भी किए होंगे जो जीरो रेटेड सप्लाई है। बेसिकली क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट होता है, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है,
ठीक है। तो उसको छोड़कर तुम टैक्सेबल सप्लाई कितना कि अगर 50 लाख एक्सीड कर रहा है एक महीना का, ठीक है, देन देयरफॉर इन दिस केस वेयर इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन अ मंथ अगर लेस देन 50 लाख है देन रेस्ट्रिक्शन वुड नॉट बी अप्लाई। रेस्ट्रिक्शन तब नहीं है। रेस्ट्रिक्शन कब है तुम्हारा रूल 86 का, जब तुम्हारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मंथली का 50 लाख से ऊपर है। तो मोस्ट ऑफ द बड़ा कंपनी में तो एप्लीकेबल होगा इसका मतलब। नाउ नेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या बोल रहा है, द रजिस्टर्ड पर्सन्स टू हुम द सेट रूल इज एप्लीकेबल कैन नॉट यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मैंने 100% तुम नहीं लिख सकते। सपोज तुम्हारा आउटपुट टैक्स है 100, अब तेरा पास आईटीसी कितना है, बहुत ज़्यादा 120, तो 100 में 100 तुम नहीं कर सकते, तुम 99% तक ले सकते हैं आउटपुट का मैक्सिमम, इससे मतलब तो ज़्यादा 100 भी नहीं हुआ। 99 तुम्हारा जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना 100 है, उसका 99% मैक्सिमम तुम आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी जो नहीं कर पाया बैलेंस में रहेगा, बाद में करना, ठीक है। तो 99%। इन अदर वर्ड्स इनपुट टैक्स लायबिलिटी शैल बी यूटिलाइज्ड मैक्सिमम कितना 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मतलब जो भी मेरा आउटपुट टैक्स होगा, सपोज 10 करोड़, 10 करोड़ में से 10 करोड़ ही हम आईटीसी का थ्रू से एडजस्ट नहीं करेंगे, उससे तुमको पेमेंट करनी पड़ेगा 99% मैक्सिमम तुम आईटी का, दैट इज मिनिमम 1% तुमको पेमेंट करना ही पड़ेगा आईटीसी एडजस्ट करने के बाद भी, राइट। इसका मतलब ये है। तुम लोग तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना, इसमें कुछ चेंजेस आया है क्या आशीष? सर अभी तो चेंजेस आया था फिलहाल, इसमें तो कोई चेंजेस लेकिन नहीं है। एप्लीकेबल नहीं ये तो इसमें तुम्हारा यूटिलाइजेशन पे नहीं आया था, वो तो तुम्हारा आया था इसका वैसे आईटीसी नहीं ले पाएगा 100% या अभी आईटीसी मिल जाएगा मेरा, वो ये तो यूटिलाइजेशन का बात किया है। अगर रहता तो तुम्हारा, तुम लोग के एग्जाम में अगर रहता तो तुम्हारा अमेंडमेंट में आता, तो भी कुछ है नहीं, मतलब नहीं 1% तक तुमको एटलीस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो दैट इज मिनिमम 1% ऑफ द आउटपुट लाइबिलिटी शैल बी डिस्चार्ज यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मतलब कैश पे तुमको पेमेंट करनी पड़ेगा, क्रेडिट लेजर नहीं। एक होता है, ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कहाँ गया था व्हाट, ये रहा क्रेडिट आईटीसी वाला। और ये क्या था, ये ऐसे क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये कैश लेजर मतलब कैश में पेमेंट, दैट इज चेक में पेमेंट, ऑनलाइन मोड पे पेमेंट करने पड़ेगा। उसी का एग्जांपल देता है, सपोज टोटल वैल्यू ऑफ जो भी सप्लाई किया ये कंपनी का फॉर द मंथ ऑफ फरवरी कितना है 100 लाख है, तो 50 लाख से ज़्यादा ही है। नाउ सेट सप्लाई इज टैक्सेबल 18%, उसमें जीएसटी लगता है। जो भी हम सप्लाई किए होंगे इसमें 18% करके जीएसटी के इनवॉइस लगाए होंगे। हम बहुत सारा पार्टी को बेचे होंगे, टोटल मिला के 100 लाख का मेरा टैक्सेबल वैल्यू है, बेसिक वैल्यू है जीएसटी छोड़कर, और उसमें 18% का जीएसटी लगाए होंगे। तो मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा 100 लाख का 18% दैट इज 18 लाख, राइट। मैंने इतना पार्टी से जीएसटी कलेक्ट किए होंगे, इसका मतलब ये मेरा लायबिलिटी है। अब नाउ हमको क्या पूरा 18 लाख पेमेंट करना है, नो। अब तुम देखो तुम्हारे पास एलिजिबल आईटीसी कितना है, कितना तुम एडजस्ट करा सकते हो, तो मैक्सिमम कितना करा सकते हैं 99% ऑफ 18 लाख, उससे ज़्यादा नहीं, 1% तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। सो अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इस कितना, अब सपोज तुम्हारे पास 20 लाख है, जो ज़्यादा है, जैसे कि हम बोले ज़्यादा है, क्या आपको 18 से 18 पूरा कर सकता है, नो, कुछ तो देने। नाउ इन टर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किया है रूल 686B में, एक होता है CGST एक्ट, एक होता है CGST एक्ट, एक होता है उसी का रूल्स। तो कुछ एक्ट में जो प्रोविजंस है अब उसका रूल्स भी है, दोनों मिला के साथ में पढ़ने पड़ता है, ठीक है। तो ना रूल्स में तुम लोग को अलग से पढ़ने की जरूरत है, जो बुक में उतने पढ़ने से काफ़ी है। जो प्रैक्टिसनर है उसके लिए एक्ट एंड रूल्स अलग से दो मोटा मोटा बुक रहता है पढ़ने का। एक्ट मतलब डिफरेंस क्या है? रूल्स में तुम्हारा पूरा डिटेल्स रहता है कि क्या करना है नहीं करना है कैसे होगा। एक्ट में जस्ट प्रोविजन बोल के छोड़ दिया, तुम्हारा एनालिसिस नहीं रहता वहाँ पे, तुम्हारा रूल्स में पूरा डिटेल्स में रहता है। इन टर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय रूल्स 86B, तो रमन एंड सन्स कैन डिस्चार्ज 99% ऑफ आउटपुट एज लायबिलिटी, दैट इज 99 ऑफ 18 लाख इतना, फ्रॉम अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बट एटलीस्ट 1% दैट इज 18 लाख का 1% दैट इज कितना होता है 18,000, तो उसको कैसे पेमेंट करनी पड़ेगा, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके, समझ में आया आईटीसी क्या होता है, समझ में आया। पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं सर, यहाँ पे तो अमेंडमेंट, यहाँ पे अमेंडमेंट में तुम लोग हो सकता है दिसंबर के एग्जाम में दे, ठीक है, 6 महीने का पहले का। इसमें क्या है ना, तुम लोग का जो एग्ज़ाम में एप्लीकेबल है, एग्ज़ाम से 6 महीने पहले का जो भी आया उसमें, उससे बाद वाला फिर अगेन दिसंबर का टाइम में फिर 6 महीने पहले तक का उसमें शायद आ सकता है। अभी तो तुम्हारा देख अमेंडमेंट का उसमें भी कुछ दिया नहीं ना इसके बारे में, तो तुम्हारा एग्जाम में आया तो ऐसे लिखने पड़ेगा ना, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे देखो, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स मोर देन 1 लाख
Rule 86B may not be applied in case where the person mentioned below, जो नीचे में है, have deposited sum of more than rupees 1 lakh as income tax under Income Tax Act 1961 in each of the last 2 financial years, for which the time limit to file return of income under section 139, जो टाइम लिमिट था सितंबर, इन केस ऑफ इंडिविजुअल तुम्हारा जुलाई, बाकी सितंबर, और तुम्हारा इसके इंटरनेशनल केस में नवंबर से एक्सपायर्ड कर गया। कौन है वो सर? द रजिस्टर्ड पर्सन्स या फिर कॉर्ता, प्रोप्राइटर, मैनेजिंग डायरेक्टर इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स। अगर HUF है तो कॉर्ता, हम अगर सिंगल सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस करें तो प्रोप्राइटर, या कोई कंपनी है तो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर्स, और एनी वन ऑफ द टू अगर पार्टनरशिप है तो कोई 2 पार्टनर्स में से कोई भी एक, होल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, एज द केस में अलग अलग केस में, कंपनी के केस में तुम्हारा बेसिकली MD होगा, होल टाइम डायरेक्टर होगा। अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उस केस में जो ट्रस्टी होता है वो लोग कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर कर, HUF में कॉर्ता करेगा, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर करेगा, और अदरवाइज तुम्हारा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन। ये कौन सा सिनारियो में आ रहा है? जब तुम्हारा वेयर पर्सन मेंशन बिलो, जो नीचे पर्सन्स बताया गया, हैव डिपॉजिटेड सम ऑफ मोर देन 1 लाख, 1 लाख रुपया जमा किया है एज इनकम टैक्स। किस लिए जमा किया? इन लास्ट 2 साल में, फॉर विच द टाइम लिमिट टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम एक्सपायर करके, तो मतलब टाइमली वो लोग रिटर्न फाइल नहीं किया। इसका वजह से क्या किया वो लोग, अगर 1 लाख रुपये जमा किए तो उसके लिए ये जो रेस्ट्रिक्शन है तुम्हारे, ये रेस्ट्रिक्शन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब जो टाइमली रिटर्न फाइल किया उसके लिए तो एप्लीकेबल है। नाउ रिसीप्ट ऑफ रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मोर देन 1 लाख, अगर तुमको 1 लाख से ऊपर, कब समटाइम्स क्या होता है, सपोज मेरा आउटपुट टैक्स उतना है ही नहीं तो हम चाहे तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो अगर तुमको 1 लाख से ज़्यादा रिफंड मिल रहा है तो उसका केस में रूल्स क्या बोल रहा है? रूल्स 86B मे नॉट अप्लाई where registered person has received a refund of amount कितना, 1 लाख से ऊपर, on account of unutilized input tax credit, जो input tax credit था हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम रिफंड एप्लीकेशन किए तो वो रिफंड आ गया। अंडर द फॉलोइंग सिनेरियो, कब? जीरो रेटेड सप्लाईज, ऑब्वियसली बात है, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट, हम मेरा सिर्फ बिजनेस ही एक्सपोर्ट करना, तो मेरा ITs तो जमते गया ना, तो हमको एडजस्ट तो कैसे नहीं कर पाए, तो हमको तो रिफंड क्लेम करेंगे, तो वहाँ पे तुम्हारा वो रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, वो अभी तुम लोगों को समझ नहीं आएगा फाइनल लेवल पे। इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट द रिफंड शुड हैव बीन रिसीव्ड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, अगर तुमको रिफंड मिला है तो उस केस में तुम्हारा जो ITC का जो तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन वाला केस है 99% ऑफ दैट 86B वो एप्लीकेबल नहीं है। अगेन पेमेंट ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन एक्सेस ऑफ 1% of total output tax liability, payment of total output tax liability through electronic cash ledger in excess of 1% तक तो हम अभी दे रहे थे, बिकॉज 99% दे रहा था, ठीक है। हम 1% से ज़्यादा अगर हम पेमेंट करना है, कैसे? कैश में, तब क्या बोले? इफ़ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ पेड मोर देन 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, मतलब मेरा ITC ऐसे ही कम है, ITC कम है तो 99% में तो हम ऐसे भी नहीं आ रहे। दैट इज़ हम क्या, सपोज मेरा पास ITC है 10 का, मेरा लायबिलिटी है 20 का, तो हम तो ऑब्वियसली बात है 99 तो कभी जाएंगे नहीं, तो मेरा तो 20, हम तो कम ही पेमेंट करेंगे। उस केस दैट इज़ हम कितना, इसका 1% से ज़्यादा ही पेमेंट करें टैक्स। मेरा टैक्स तो 20 का 1%, 2 करोड़ से ज़्यादा ही पेमेंट करेंगे ना हम टैक्स। मैं तो यहाँ इस केस में 10 करोड़ पेमेंट कर रहा हूँ, राइट। तो अगर हम ऐसे में ज़्यादा पेमेंट करें तो वहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन आगे फ़ायदा क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ़ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ पेड मोर देन 1% ऑफ टैक्स, ये रूल सब किसके लिए? जिसका ITC काफ़ी ज़्यादा है, 100% वो नहीं कर ले, उसीलिए बोला भाई मैं 299 करूँ। इसका ITC कम है, उसके लिए ज़रूरत ही नहीं रेस्ट्रिक्शन का, तो ऐसी ये 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, रेस्ट्रिक्शन जो है नॉट अप्लाई। एग्जाम्पल देखो, अज्यूमिंग अ सिनेरियो वेयर इन FY 21-22 में अगस्त महीना तक टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो पेबल था कितना, 30 लाख, and such registered person has deposited 1 lakh through electronic cash ledger से ऑलरेडी 1 लाख रुपये
जमा कर चुका है, ठीक है। ये जो हम लोग पेमेंट करते हैं ना, डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, मैंने गवर्नमेंट के पास मेरा एक अकाउंट मेंटेन होता है, वहाँ पे पैसे रख देते हैं हम लोग, ज़्यादा हुआ कम हो वहीं पे रहता है हमेशा, ठीक है, वहीं से वो लोग काट लेते हैं अपना। मतलब कैश में कुछ नहीं मिलता है। हम लोग पेमेंट करते तो उस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे पेमेंट करते हैं, वहाँ से पैसा ट्रांसफर करते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट के इसमें ऑटोमेटिक चले जाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का पास ही वो अकाउंट मेंटेन है, और अकाउंट इज मेंटेन विद द गवर्नमेंट, कोई बैंक अकाउंट का थ्रू से। And the balance through electronic credit ledger rules would not be applicable in September 21 if the turnover during this month exceed करता है 50 लाख। अभी कितना था मेरा? 30 लाख था, तो मेरा लिमिट कब था? 50 लाख को ऊपर वाला लोग के लिए था फर्स्ट ऑफ ऑल। Now since the payment made in cash is more than, हम जो पेमेंट किए भी तो कितना है मेरा? आउटपुट टैक्स कितना है? 30 लाख है, 30 लाख का 1% कितना होता है? 30,000। हम कितना पेमेंट किए? 1 लाख। तो ऑलरेडी हम ज़्यादा पेमेंट कर चुके, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा कि क्या करें? रेस्ट्रिक्शन तो ऐसे भी एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। एक तो मेरा टर्नओवर 50 लाख से कम है, दूसरा हम जो पेमेंट ऑलरेडी 1% से ज़्यादा कर चुके हैं, तो वहाँ भी रेस्ट्रिक्शन का कुछ ऐसा नहीं होगा। 90 एकदम सिंपल से उसे छोड़ो। अब क्वेश्चन में आते मैं मुद्दा। अच्छा, इसका स्कैनर वगैरह तुम लोगों के पास है कि तुम लोग स्कैनर लिए नहीं अभी तक? आशीष, केशर, रोहित, हम स्टडी मेट से कर रहे हैं इसमें, जीएसटी का स्कैनर नहीं। स्टडी मैट में तो तुम्हारा ज़्यादा सम्स है नहीं। अच्छा, मेरे पास एक तो मैट है, रुको, राइट, किसका नाम? बांगर है, बांगर का मैट है, याद दिलाना, तुम लोग को हम शेयर कर देंगे, उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना, ठीक है। हो सकता है पुराना लास्ट ईयर का मैट है, बट तुमको क्वेश्चन से मतलब है, आंसर तो तुम अमेंडमेंट के हिसाब से करना, याद दिलाना, हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ABC कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ अंडर GST इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हेवी मशीनरी, मतलब इसका काम ये मशीन बनाता है, बेचता है ना। इसको करने के लिए इसको कुछ सर्विसेज चाहिए होगा, तो ना ये सब फॉलोइंग सर्विसेज वो ऑब्टेन किया। क्या क्या सर्विसेज लिया? इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर लिया है टू बी यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 17.5 में कहीं ब्लॉक में तो नहीं, लिस्ट कोई भी लिस्ट में था नहीं, 75 का लिस्ट हम लोग को पता है, उस लिस्ट में है नहीं, मतलब ITC मिलेगा, ठीक है। अब मिलेगा, एलिजिबल है, अब एडजस्ट करेंगे नहीं करें तो अलग बात है, कितना करना नहीं करना तो अलग बात है, आउटपुट के साथ माइनस। अभी फिलहाल ITC के बारे में पूछे, ITC अवेलेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट, ट्रक परचेस की, याद आ रहा है? ट्रक परचेस किए किस लिए? फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो, मोटर व्हीकल परचेस किए, मिलेगा सर? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन सा वाला का मना किया था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो तो मना किया था, तो अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या गुड्स है, तब तो मिलेगा, राइट। ट्रक बोला है, ट्रक तो वहाँ पे भी सबसे पहले जिस पैसेंजर का वाले में बोला था, तो यहाँ तो पैसेंजर नहीं है ना भाई, रॉ मटेरियल के लिए हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिससे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन में है ही नहीं 75 का, तो ये भी मिलेगा। नाउ रॉ मटेरियल परचेस किया, उसके ऊपर इतना GST लगा, ये भी मिलेगा, रॉ मटेरियल पे तो इनपुट मिलेगा ही ना। नाउ क्या? कॉन्फेक्शनरी आइटम्स, क्या है ये? दिस आइटम्स वर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कस्टमर। हम ये सब आइटम जो है परचेस किए हैं एंड मेरा जो कस्टमर को फ्री में सप्लाई किए हैं, कस्टमर मीट में, तो इस केस में तो मिलेगा नहीं फ्री सप्लाई। कोई तुम प्रोडक्ट परचेस किया, तुम फ्री में सप्लाई कर दिया, तो उसका तो ITC तुमको नहीं मिलेगा, याद है? फ्री गिफ्ट्स वगैरह जो था नहीं मिलेगा, इसका ये तीनों का सिर्फ मिलेगा। But determine the amount of increase this for the month of July by giving necessary explanation for treatment of various items subject to the assume that all other condition वगैरह वगैरह fulfill है। all other condition मतलब क्या था? जो ITC का जो कंडीशन क्या था? रिसीप ऑफ गुड्स, टैक्स इनवॉइस, सामने वाला GST 1 में दिखा दे, वो सब कंडीशन फुल है, बस इतना तुम बताओ कि एलिजिबल है कि नहीं है, तो आराम से। बट ओनली हाँ ना बोलने से तो होगा नहीं, इसमें तुमको रीज़न बताने पड़ेगा। ये रीज़न पे मार्क्स है, हाफ मार्क्स। अगर एक पे 1 मार्क्स है तो इसमें 1 मार्क्स है, और रीज़न पे हाफ मार्क्स, ठीक है। तो रीज़न सही रहेगा तो तभी फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर ये मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे बोला क्या था, इट इज गुड्स यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस। वहाँ पे सिंपल बात बोला, जो भी इनपुट एंड जो भी इनपुट सर्विसेज एंड जो भी कैपिटल गुड्स हम लोग परचेस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो मिलेगा। अब किस में नहीं मिलेगा, वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में अलग से बोला हुआ था। तो यहाँ पे एक जो गुड्स परचेस किए, बिजनेस पर्पस के लिए परचेस किए, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 का जो नॉर्मल कंडीशंस था उसके हिसाब से मिल जाएगा मेरा। दूसरा ट्रक, तो यहाँ पे बताना है कि भाई ये एप्लीकेबल नहीं है। ट्रक्स यूज किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, नॉट पैसेंजर्स, तो मिल जाएगा। तो बताना कि ITC ऑन मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज नॉट ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5). ए नहीं भी लिखने से चलेगा, तो याद नहीं होगा ABCD, सेक्शन 75 तो याद है, बस ब्लॉक नहीं है। और भी लिख सकता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज ब्लॉक
प्रोवाइडेड अभी कंडीशंस जो था अलग अलग, तो दरकार नहीं है गुड्स के लिए ब्लॉक भी एक लाइन में लिख के छोड़ दिए। वो भी क्या पैसेंजर वाला ब्लॉक किसके पास नहीं था, अगर वो फर्दर सप्लाई करता है तो ब्लॉक नहीं था, अगर वो भाड़ा पे चला रहा है तो ब्लॉक नहीं था, याद आ रहा है वो सब चीज़, ठीक है। अब रॉ मटेरियल परचेज क्या, रॉ मटेरियल से इनपुट्स, तो इनपुट्स पे तो मिलेगा सेक्शन 61 के हिसाब से, इट इज़ अ गुड्स यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये भी मिलेगा बोला, ठीक है। तो रीज़न देने पड़ेगा तुमको। लास्ट में क्या था, कन्फेक्शनरी आइटम्स था फॉर कंजम्पशन ऑफ कस्टमर, वो भी आइटम अगर हम किसी कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं वो भी क्या यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे ये क्या खाना का आइटम था, फूड एंड बेवरेज था, खाने के लिए था। तो आईटीसी ऑन फूड्स एंड बेवरेज इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड अनलेस, अगर हम एक किसी को बेच नहीं रहे, तो जो बेचता है उसके लिए अलाउ था, अगर कैंटीन परचेस कर रहा है बेच रहा है तो उसके लिए आईटीसी मिल जाता, बट जो फाइनल कंज्यूमर है उसको तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा कंपनी फाइनल कंज्यूमर है, तो वो लेके कस्टमर मीट में खिला रहा है सबको गेस्ट लोग को, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा फूड्स एंड बेवरेज पे, अनलेस द सेम इज यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी, ठीक है। और अगर ये कोई कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई का आइटम होता तो, ठीक है, तब जाके तुम्हारा नील होगा। भले नील लिखने से नहीं होगा, ये लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज मार्क्स काट देगा। कुछ तो मिलेगा, हाफ मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स नील का वजह तुमको हाफ मार्क्स मिलेगा। सपोज कि तुमको कितना 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 में तुम अगर सिर्फ रीज़न नहीं दिया होगा तो 4 में 2 देगा। अगर इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्ट है कि मार्क्स ही मत दो तो मार्क्स नहीं दे सकता, 1 देगा तुमको 1। तुम इनकम टैक्स एंड जीएसटी में जितना रिमार्क्स है तुम्हारा रीज़न के ऊपर है, बिकॉज कॉपी पेस्ट तो कोई भी हाँ ना कॉल मैनेज करके कोई भी लिख सकता है ना, तो वहाँ पे रीज़न पे वो लोग मार्क्स देता है, राइटिंग स्किल चेक करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, जो कॉपी चेक, अगर हम एग्जामिनर है कॉपी चेक करेंगे तो हम तो देखेंगे ना, मेरे पास तो इंस्ट्रक्शन रहता है इंस्टीट्यूट में कैसे कॉपी चेक करने पड़ेगा। वो बोलता है कि आंसर मिला ठीक है मार्क्स हो, अब रीज़न रहेगा तब भी हाफ मार्क्स हो, अदरवाइज मत दो। देखिए हम भी अप्लाई करेंगे नेक्स्ट ईयर से, कॉपी चेकिंग करें, तुम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कैसे चेक करेंगे। ऐसे हम चेक करते हैं फाउंडेशन वाला का, इंस्टीट्यूट से देता है जो मॉक टेस्ट वाला। XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर GST, तुम लोग हम शेयर करेंगे कैसे कॉपी चेकिंग होता है। मेरे पास है कुछ स्टूडेंट्स लोग का 95-96 मिला हुआ है, कैसे कॉपी चेकिंग हुआ है। The XYZ Limited registered under GST is engaged in the manufacture of taxable goods. Okay. Now compute the ITC. इस महीने के लिए क्या बोला, इनपुट्स परचेस किए, इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल 1 लाख रुपया। Now one invoice on which GST is payable, GST payable was ₹10,000, उसमें से एक इन्वॉइस था जिसमें GST था 10,000 रुपया, इस मिसिंग है। तो GST इनपुट कितने का मिलेगा, 1 लाख का पूरा मिलेगा ना 90,000 का मिलेगा। मतलब से तुम पूरा साल भर 1 महीना में जो भी इनपुट्स मटेरियल परचेस किया उसके ऊपर 1 लाख का GST होता है। बिल वैल्यू नहीं, डायरेक्ट GST का अमाउंट बता दिया। उसमें से एक इनवॉइस मिसिंग है जिसमें GST का अमाउंट है 10,000, तो क्रेडिट कितना मिलेगा 1 लाख का ना 90,000 का। जो मिसिंग इनवॉइस को तो मिलेगा नहीं, तो 90, तो यहाँ पे बताने पड़ेगा तुमको कि यार इनपुट्स कितना 90। रीजन इन ITC कैन नॉट बी टेकन ऑन मिसिंग इनवॉइसेस बिकॉज ऑफ फर्स्ट कंडीशन था क्लेम का कि रजिस्टर्ड पर्सन शुड हैव द इनवॉइस इन इट्स पोजेशंस, उसके पास रहना चाहिए। बिना इनवॉइस का तुम ITC नहीं ले सकता, रेट मारेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ये सब सेक्शन 16 जो हम लोग पढ़े थे वहाँ पे कंडीशंस बोल के जो था वहाँ पे सब है, तुम लोग शायद नहीं थे उस टाइम, फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे कंडीशंस क्या क्या था, ठीक है। ये सब है वहाँ पे सेक्शन रूल्स में, सेक्शन 16(2) का इस 1 ना इनपुट बी, दूसरा मटेरियल परचेस किए 50,000, ये क्या GST का अमाउंट 50,000 हम पेमेंट उस बिल में इन्वॉल्व था, हम पेमेंट किए पार्टी को ना। इनपुट्स आर टू बी रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट। देखो 2 अभी तक मटेरियल आया नहीं, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा ना। हम कौन सा मंथ में करें, अक्टूबर में, बोला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर, दूसरा वाला अभी आया नहीं, तो क्या होगा, जब तक दूसरा नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। तो सपोज क्या हुआ, हम पार्टी को ऑर्डर दे दिए, माल तो आ गया, माल 2 इंस्टॉलमेंट में आएगा, ठीक है। तो जब अगर तुम्हारा ऐसा है कि कोई इंस्टॉलमेंट एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट में बार बार मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो जब तक पूरा मेरा पास मटेरियल नहीं पहुंच जाता तब तक हम ITC नहीं ले सकते। ये भी रूल्स है, स्टार्टिंग में हम लोग किए थे फर्स्ट पेज में, ठीक है। नहीं ले सकते, हाफ का भी नहीं ले सकते यहाँ पे, बिकॉज इनवॉइस एक है, मटेरियल 2 बार में आ रहा है, इनवॉइस 1 है। सपोज इनवॉइस इज 1 बट मटेरियल 2 बार में आ रहा है, तो कैसे ले सकता है, एक इनवॉइस में तो एक बार ही तो GST मिलेगा ना, ब्रेक करके तो नहीं ले सकते आप। तो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं आता तब तक तुम नहीं ले सकते। यहाँ पे देखो नील करके लिखा है, वर इनपुट्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स
ITC कैन बी अवेल ओनली ऑन रिसीप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये एक्सेप्शन था। नॉर्मल एक बोला था कि गुड्स मिल गया आ जाएगा, बट गुड्स मिल गया, बट इस केस में तो गुड्स मिला भी तो पार्टली मिला। इंस्टॉलमेंट वाला केस होगा तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आएगा गुड्स का तब। इसलिए नॉर्मली क्या करता है, कोई अगर मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में गुड्स मंगाता है, बोलता है भाई जितना मेरा गाड़ी में लोड हो उतना इनवॉइस दे दे, एटलीस्ट हमको ITC मिल जाए। सपोज एक वगन मतलब 52 बॉगी का एक वगन होता है, माल गाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं वगन होता है ना, उसमें कोयला आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो उसमें मैक्सिमम सपोज 5,000 टन का कैपेसिटी है, तो हम पार्टी को बोलेंगे जितना जितना तुम लोड किया उतने का तुम इनवॉइस भेजवाए, सो दैट हम ITC भी क्लेम कर लें। अब तुम्हारा एक बॉगी आ गया, फिर दूसरा बॉगी कब आएगा, कब ITC लेंगे, अच्छा तो झमेले में क्यों जाए, मैक्सिमम सब यही फॉलो करता है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, इन केस ऑफ मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स एक ही इनवॉइस है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक नहीं आया था तुम्हारे पास तब तक तुम ITC ले नहीं सकते। ठीक है, ये सब है कंडीशन हम लोग पढ़े थे। नाउ दूसरा क्या है, कैपिटल गुड्स 1,20,000 का GST है। GST हम इतना पेमेंट किए, मेरे इनवॉइस का वैल्यू एक नहीं हो सकता, बहुत सारे कैपिटल गुड्स अलग अलग इनवॉइस नंबर होगा, यहाँ पे मिक्स करके दे रहा है पूरा एक साल का। XYZ लिमिटेड हम है एज कैपिटलाइज द कैपिटल गुड्स एट अ फुल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ GST एज इट विल अवेल डेप्रिसिएशन ऑन द फुल इनवॉइस वैल्यू। बताओ इसका क्या होगा? नहीं कर पाएगा सर, उसको टैक्सेबल वैल्यू पे इसमें करेगा करेक्ट, तभी इसमें दो डिफरेंशिएशन। रूल्स था। जब तुम कोई भी प्रोजेक्ट का आइटम परचेस करते हो, कैपिटल आइटम, तो तुम ITC अगर तुमको क्लेम करना है तो उस पर तुम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर अगर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो तुम ITC क्लेम नहीं कर सकते। तो नॉर्मली सपोज ये अगर हम एक कैपिटल एसेट परचेस किए तो इस 1,00,000 का एसेट था, इसमें तुम्हारा 18,000 GST था। अब तुम अकाउंट्स में एसेट, अगर दो सिनेरियो तुम्हारे पास है कि तुम अकाउंट्स में अगर हम 1,18,000 का एसेट दिखाते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट किया तो नो ITC, मतलब ये जो 18,000 तुम ITC, बिकॉज तुम तो इसमें डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, GST के ऊपर भी 18 को भी ऊपर, तो बेनिफिट तुमको मिलेगा इनकम टैक्स में। ITC क्लेम कर सकते हैं सर। उस दूसरा अगर हम यहाँ पे 1,00,000 रुपये करके देते हैं, इन दैट केस हम 18,000 ITC क्लेम कर सकते हैं। दो सिनेरियो तेरे पास, अगर हम एसेट को कैपिटलाइज किए थे 1,18,000 में तो हम ITC नहीं क्लेम कर सकते, बिकॉज हम तो कैपिटलाइज पूरा 1,18,000 से कर दिए हैं, तो हम ITC कैसे मिले, हम तो एसेट में ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, तो उसका इन दी फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन तुमको बेनिफिट मिलेगा। ओके, बट अगर दूसरा सिनेरियो कि हम एसेट को कैपिटलाइज किए बेसिक वैल्यू पे, मैंने GST छोड़कर बेसिक वैल्यू पे, तब तुम्हारा जो फुल ITC है वो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, GST को लेकर वो कैपिटलाइज कर दिया, तब तो उसको मिलेगा ही नहीं। तो अगर GST को छोड़ के कैपिटलाइज करता तो GST वाला अमाउंट का फुल ITC मिल जाता। तो ये जो 1,20,000 है ये ऑलरेडी यहाँ पे घुसा चुका है, कहाँ पे, कैपिटलाइज में, एसेट के अंदर ऐड कर चुका है, तो इसका ITC नहीं मिलेगा। इसका भी ऊपर हम लोग अलग से डिस्कस किए थे, हम लोग शायद फर्स्ट क्लास। तो इस केस में तुम्हारा नहीं मिलेगा, बिकॉज कैपिटल गुड्स पे जब हम परचेस किए, अगर उसको हम कैपिटलाइज कर दें, GST अमाउंट को, बेसिक वैल्यू को तो कैपिटलाइज करना है, अगर GST के अमाउंट को भी तुम कैपिटल एसेट दिखा दिया तो उसमें ITC नहीं मिलेगा। अगर नहीं दिखा दिया तो मिलता, बिकॉज ITC एसेट को, ITC को भी, इनपुट टैक्स को भी अगर एसेट में दिखा दी, मतलब डेप्रिसिएशन तो मिल रहा है हमको, राइट, को भी एक होगा ना। दूसरा क्या था तुम्हारा, इनपुट सर्विसेज, कब लिए, 2,25,000 का टोटल लिए, उसमें से बोला वन इनवॉइस, इसका डेट है 20 जनवरी, ऑन विच GST पेबल वर्स 50,000 हैज़ बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर। तो इनवॉइस का डेट कब है, 20 जनवरी, हम कौन सा मंथ में है, 20 अक्टूबर। तो वन इनवॉइस डेटेड 20 जनवरी ऑन विच GST पेबल वर्स 50,000 हैज़ बीन रिसीव इन अक्टूबर, मतलब 20 जनवरी मतलब लास्ट ईयर का बात कर रही है क्या? इसमें से 20 जनवरी मतलब ऑब्वियसली बात है लास्ट ईयर का होगा। ठीक है, लास्ट ईयर का 20 जनवरी का एक इनवॉइस इस साल का इसमें घुसा हुआ है। तो लास्ट, ये तो हमको लास्ट ईयर का जो रिटर्न है, हम तो करंट ईयर में खड़े हैं, ये तो लास्ट ईयर का रिटर्न में लेने पड़ेगा हमको। तो लास्ट ईयर का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है अभी का अमेंडमेंट के हिसाब से, 30 नवंबर, या फिर उसका एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये 50,000 इसमें नहीं ले सकते हम, लास्ट ईयर का रिटर्न में लेना चाहिए, राइट, बिकॉज जनवरी मतलब कि ऑब्वियसली बात है हम अक्टूबर में खड़े हैं, तो जनवरी मतलब लास्ट ईयर का है ये। ठीक है, तो 2,25,000 से उसको माइनस करके 1,75,000 जो है वो आपको करंट, ये मेरा करंट ईयर का है, करंट ईयर का तो मिलेगा, बट जो इसमें 50,000 थे तो लास्ट ईयर का था, तो ये हमको इस मंथ अक्टूबर वाला रिटर्न में नहीं, ये जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे उसमें अगर मेरा कोई छूट चुका होगा तो वहाँ पे अगर एक कंपनी एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया होगा, टाइम तो उसके पास है 30 नवंबर, या फिर एनुअल रिटर्न का लास्ट डेट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो उस हिसाब से चलेगा।
यहाँ पे देखो सब क्या दिया है, यहाँ पे नोट में कुछ दिया है यहाँ पे। Now subject to the information given, assume that all other conditions are fulfilled. Now the annual return of the previous financial year was filed on 15 September. तो 15 सितंबर या और 30 नवंबर, whichever is क्या अर्लियर। तो इस केस में उसको इन्वॉइस कब मिला, अक्टूबर में मिला, तो क्या इसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। रिटर्न फाइलिंग के बाद अगर कुछ इन्वॉइस उसको मिल रहा है कि अरे यार इसका तो आईटीसी लेने भूल ही गया, जो कि ना तुम्हारा लास्ट डे का था, तो वो आईटीसी नहीं मिल सकता उसको, बिकॉज हम एनुअल रिटर्न फाइल कर चुके हैं ऑलरेडी। ये 5 सितंबर एनुअल रिटर्न का डेट, या मैक्स लास्ट डेट 31 दिसंबर था, उससे पहले तो हम रिटर्न फाइल कर ही सकते हैं, या फिर 30 नवंबर, व्हिचएवर इज अर्लियर। बुक में तुम्हारा क्या डेट है? 20 अक्टूबर है। अमेंडमेंट आया है 30 नवंबर हो चुका है, राइट। तो इस केस में लिखना क्या है, पहले जितना मिलेगा वो तो हम लिख लिए, फिर यहाँ पे बताना ये चीज़ कि नहीं मिलेगा किससे। एज पर सेक्शन 16(4) आईटीसी ऑन इनवॉइस कैन नॉट बी अवेल आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर ए सेप्टेम्बर नहीं होगा, फॉर आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ क्या 30 नवंबर हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर, या फिर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, ये तुमको लिखना है। तो नाउ सिंस एनुअल रिटर्न 15 सितंबर को फाइल हो चुका है एंड ये ड्यू डेट तुम्हारा क्या है 30 नवंबर होगा, सो आईटीसी ऑन द इनवॉइस पर्टेनिंग टू द प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी अवेल आफ्टर 15 सितंबर, राइट। तो 15 सितंबर के बाद हम अवेल नहीं कर सकते कुछ इसमें। तो यहाँ पे कितना है, 2,65,000 आएगा। अगर बोलता नहीं किया अभी तक तो आ जाता, अभी क्या तक नहीं नहीं किया। अगर नहीं किया है तो तुम्हारा आ जाता, तुम्हारा इस रिटर्न इसमें क्रेडिट ले लेता एनुअल रिटर्न के टाइम। एग्जाम्पल नंबर 5, एक्स प्राइवेट लिमिटेड अ सप्लायर ऑफ गुड्स, चालू है ना ये, पेस जीएसटी, पानी का बॉटल नहीं क्या, एक्स प्राइवेट लिमिटेड अ सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, ठीक है। इट हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इन अ टैक्स पीरियड। इस टाइप पे एग्जाम आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10 to 15 मार्क्स का, देख लेना तुम, फॉर्मेट में समझ में आ गया होगा ना। वो इंटर स्टेट सप्लाई किया, मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ उसका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगा होगा, राइट। ये इंटर स्टेट मतलब यहाँ पे उसका आईजीएसटी लगा होगा, जो भी परसेंट लगा हो, परसेंट से मतलब नहीं, आईजीएसटी लगा, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हो, ये क्या वैल्यू दिया है ना। इट हैज मेड द फॉलोइंग आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई इन अ टैक्स पीरियड। ये अमाउंट मतलब ये तुम्हारा क्या देखने पड़े, टैक्स का अमाउंट में वैल्यू, टैक्स का अमाउंट नहीं वैल्यू है, ये जस्ट अ वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू। इट हैज़ ऑल्सो फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेसेस मेड बाई इट। क्या परचेस किया, कुछ इंट्रा स्टेट परचेस किया, तो यहाँ पे इनपुट में क्या होगा, इनपुट में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, राइट। इंटर स्टेट मतलब यहाँ पे इनपुट में आईजीएसटी लगा होगा, पे किया होगा, तो यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी, ये इनपुट एसजीएसटी और ये आउटपुट है, एंड दिस इज इसका आउटपुट, ठीक है। नाउ द कंपनी हैज द फॉलोइंग आईटीसीज विथ इट एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स पीरियड। तो बिगिनिंग स्टार्टिंग में इसके बाद इतना बैलेंस था, सीजीएसटी में इतना बैलेंस था और 70,000 इसमें बैलेंस था, ओके, ठीक है। समझ में क्वेश्चन क्या बोलने मांग रहा हो, एडजस्टमेंट वाला, जो किसके साथ क्या एडजस्टमेंट होगा। अभी तक तो जैसे हम आईटी से मिलेगा नहीं मिलेगा कि एक सम्स था, ये जो है जस्ट कुछ सम्स है। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है इससे, पूरा अंदर का एक्ट का डिटेल्स पूरा पढ़ना है, इतना सारा लिस्ट है ना 17(5) का, पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो रेट क्या है, सीजीएसटी सबका बोला 99%, आईजीएसटी केस में 18%, राइट। इस केस में @99, इस केस में 18%, इस केस में भी सेम होगा। Now both inward and outward supplies are exclusive of taxes. इसमें टैक्स अमाउंट नहीं है, जस्ट बिल वैल्यू है, wherever applicable. Now all the conditions जो आईटीसी का है हमको फुल अवेलेबल है, तो आईटीसी मिल जाएगा। कंप्यूट करो तो मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, कैश में कितना जीएसटी पे करना है बाई इस कंपनी फॉर द टैक्स पीरियड, जो भी मंथ का मेक सुटेबल एजम्पशंस वगैरह तुम ले सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट सीजीएसटी का हेड में, एसजीएसटी के हेड में, आईजीएसटी के हेड में। तो उसके लिए हमको चाहिए कैसा वैल्यू, तो वैल्यू कितना है 8 लाख है, तो 8 लाख इंट्रा स्टेट सप्लाई था, तो 8 लाख के ऊपर 9%, यहाँ भी 9% होके खत्म, तो टोटल कितना है इतना। नेक्स्ट क्या रहेगा तुम्हारा इंटर स्टेट सप्लाई का, तो इंटर स्टेट सप्लाई 3 लाख था, उसके ऊपर आईजीएसटी डायरेक्ट यहाँ पे 54, तो टोटल मेरा जीएसटी का लायबिलिटी कितना है 1,98,000।
तो इस महीने में जो भी हम सप्लाई किए इंट्रा स्टेट सप्लाई दैट इज विद इन स्टेट या फिर इंटर स्टेट विद इन टू बिटवीन टू स्टेट मोर देन वन स्टेट्स, तो उसका मिला के मेरा ये जीएसटी का लायबिलिटी बनता है। तो पूरा पूरी क्या दैट इज कस्टमर से दिस अमाउंट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, नॉट कलेक्टेड या फिर चार्ज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर पेमेंट किया नहीं किया वो तो अलग बात है, वो तो 180 दिन के बाद टाइम रहता है उसको पेमेंट कर देगा हमको। नाउ हमको आईटीसी अवेल करने पड़ेगा। तो मेरा पास आईटीसी ओपनिंग बैलेंस था इसका इतना, इसका नहीं, इसका इतना। नाउ अभी नया एक आईटीसी हम परचेस किए ना, कितना किए परचेस 2 लाख का, इंट्रा स्टेट परचेस के 2 लाख का। तो 2 लाख में से 99% ऐड होगा यहाँ पे, 2 लाख का 9%, 2 लाख का 9%, एक सीजीएसटी में ऐड हुआ, एजीएसटी में ऐड हुआ, ठीक है। अब कुछ इंटर स्टेट परचेस भी हम किए 50,000 का, तो 50,000 का कितना 18% तुम्हारा 9,000। तो दिस इज माई टोटल आईटीसी जो अवेलेबल है, अभी यूटिलाइज नहीं किया, दिस इज आईटीसी अवेलेबल टू यू। अब यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे जब एडजस्ट करेंगे, ये मेरा आईटीसी एलिजिबल है, ये भी आईटीसी एलिजिबल है, ओके। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, तो बेसिकली ये मेरा क्या होगा GSTR 1, ये डिटेल्स आना चाहिए, ये GSTR 2A, ये GSTR 2A 2B से ये वाला मिला होगा। ये फाइनली जब हम GSTR 3B करेंगे, जो समरी रिटर्न होता है GSTR 3B, तो वहाँ पे ये कंप्यूटेशन रहता है कि आउटपुट माइनस इनपुट करके, उसी में तो हम यूटिलाइज करते हैं सब कुछ। तो नाउ कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कैश लेजर में पेमेंट पेबल जो भी पे करेंगे कैश लेजर के थ्रू से पे करना है। तो नाउ सबसे पहले सेम हेडिंग, ये मेरा जीएसटी का लायबिलिटी था इतना, सबका अलग अलग का ऊपर से लेकर आए। अब हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किसी भी स्टार्ट करो, तुम आईजीएसटी से स्टार्ट करो। तो आईजीएसटी का इनपुट किसके साथ सबसे पहले एडजस्ट करेंगे, आईजीएसटी के साथ। तो आईजीएसटी का मेरा आउटपुट कितना है 54,000 एंड आईजीएसटी के अगेंस्ट मेरा इनपुट कितना है 79,000, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दैट इज हम यहाँ पे 54 लिए, तो मेरे पास बैलेंस कितना होगा 79 माइनस 54 दैट इज 25, कितना 25 बचा, तो बैलेंस में यहाँ पर 25 तुम्हारा पास अभी भी है। ये बैलेंस अगर है तो नेक्स्ट किसके साथ एडजस्ट कर सकते हो तुम इसको, आइदर सीजीएसटी या फिर एजीएसटी, किसी के साथ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वही लिखा है फर्स्ट आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, जो थोड़ा देर पहले में पढ़ता है, आईजीएसटी शुड बी यूटिलाइज इन फुल, किसके अगेंस्ट आईजीएसटी का लायबिलिटी। तो आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ लायबिलिटी का एडजस्ट किया, अब ज़्यादा है तो बैलेंस अभी भी है, दूसरे के साथ एडजस्ट कराएंगे। एंड देन अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एजीएसटी लायबिलिटीज इन अ मैनर टू मिनिमाइज द कैश आउटफ्लो, जहाँ रिक्वायरमेंट है आइधर यहाँ लगे तो यहाँ लगे तो यहाँ। तो 25,000 को इन दोनों में से किस में करेंगे, उससे पहले हम चेक करेंगे कि सीजीएसटी का खुद का बैलेंस कितना है इनपुट। तो सीजीएसटी का इनपुट 75 है, चाहिए 72, तो आराम से हो जाएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे 25,000 कर लेते, ठीक है, तो इसका तो ठीक है नील हो जाता, बट भाई एसजीएसटी का जो 72 था उसके इसमें तो ओनली 18 था, तो वो ज़्यादा पेमेंट करने पड़ेगा ना, हाँ कि नहीं। ये तुमको तब नहीं मिलता, तो 18 तो ये ज़्यादा होता तब, इसका मतलब तो यहाँ पे प्लानिंग करने पड़ेगा कि क्या करेंगे। हम देखने वाला कि मेरा सीजीएसटी का खुद से पहले खुद से देख लेते हैं कितना हो पा रहा है। तो सीजीएसटी का देखा कि 72 था, वो कहाँ गया 72,000 लायबिलिटी है, इसका इनपुट कितना है 75, तो ये आराम से हो जाएगा। इसको आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रैदर जो एक्स्ट्रा बैलेंस है हम सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, बिकॉज सीजीएसटी में जैसे 18,000 है तो ज़्यादा पेमेंट करने पड़ेगा ना हमको। तो हम क्या किया, पहले 72 के साथ सीजीएसटी का पूरा एडजस्टमेंट हो गया। अब सीजीएसटी का जो बैलेंस बचा हुआ रह जाएगा, बिकॉज सीजीएसटी को हम आईजीएसटी के साथ कर सकते हैं बट एजीएसटी के साथ तो नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे बैलेंस तुम्हारा दिखेगा, कितना दिखेगा इस केस में बैलेंस, इसका केस में 3,000 अभी बैलेंस दिखेगा, ठीक है। और इसका केस में बैलेंस 25 था। अब देखो हम क्या क्या 72 है, तो हम 72 में से एजीएसटी से कितना पूरा 18 ले लिए, इसका बैलेंस 0 हो गया। अभी भी हमको चाहिए कितना 72 माइनस 18 करो, दैट इज़ कितना होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बट मैक्सिमम मेरे पास अवेलेबल कितना एडजस्टमेंट के लिए 25,000, तो 25,000 हम यहाँ पे एडजस्ट किए। तो नाउ 29,000 जो है वो एसजीएसटी पेमेंट करने पड़ेगा इन कैश, मिनिमम बोला था तो यहाँ पे प्लानिंग कर लिए। तुम्हारा पहले गलती यहाँ पे कर लेते कि आईजीएसटी वाला 25 यहाँ ले लेते, ठीक है, आईजीएसटी सीजीएसटी तो 0, बट ये तुम्हारा ज़्यादा हो जाता, 25 प्लस 29 ज़्यादा हो जाता नहीं, समझ में, ओके। यहाँ पे आईजीएसटी का क्या बोल रहे हो केशव, एसजीएसटी वाला एक बार बोलेंगे, फिर से रिपीट करेंगे।
देखो तुम्हारा पास IGST में बैलेंस था कितना, 25,000। ये तुम आइदर और तुम CGST का साथ भी एडजस्ट कर सकते हो या फिर AGST के साथ ही, दोनों के साथ But- नहीं कर सकते। दोनों के साथ में भी कर सकते, पार्टली पार्टली भी कर सकते। बट क्वेश्चन है कि सर पहले किसके साथ करें, पहले CGST के साथ कि पहले AGST के साथ, ये ना प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यू विल चेक, फर्स्ट यू विल चेक कि रिक्वायरमेंट किसका कितना है। तुम देखा क्या CGST का आउटपुट कितना है भाई, 72,000 का लाइबिलिटी का रिक्वायरमेंट है। तो क्या CGST खुद से मैनेज कर सकता है? तो हम देखा CGST में मेरा इनपुट कितना है 75 है, तो खुद से तो मैनेज हो ही जा रहा है। तो हम बेफालतू का IGST यहाँ पे नहीं लिख रहा था, बिकॉज हमको पता है कि SGST का ITC कम है, तो वहाँ पे हम मार खा जाएंगे। ठीक है, बिकॉज SGST का CGST का बैलेंस था तो SGST तो आपस में नहीं होता, ना ही SGST का साथ CGST आपस में होता नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास जो 25,000 है, तो हम क्या करते पहले एक काम करते, पहले 72 में से SGST 18 ले लिए, तो बाकी जो बच्चा है वो भी बहुत ज़्यादा है, बट मेरे पास मैक्सिमम 25 ही है, तो 25 हम इसके साथ एडजस्ट करते हैं, तो इतना आएगा तुम्हारा पेमेंट। ऐसे नहीं कि थंब रूल लेके IGST के बाद ठीक CGST में जाना है तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं। CGST SGST की से भी तुम IGST को एडजस्ट कर सकते हो, बट डिपेंड करता है, तुम प्लानिंग कर लो सो दैट तुम्हारा कैश का आउटफ्लो कम लगे। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे तो वही लॉजिक लिखा है, सिंस सफिशिएंट बैलेंस ऑफ CGST इज अवेलेबल फॉर पेइंग CGST लायबिलिटी एंड क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, so ITC of IGST has been used to pay SGST after paying IGST liability to minimize the cash outflow, right? समझ में आया कि नहीं आया? IGST को हम यहाँ लिखते हैं, IGST को हम सबसे पहले, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। IGST को हम सबसे पहले IGST के साथ, नेक्स्ट CGST या SGST किसी के भी साथ हम कर सकते हैं, डिपेंड करता है किसका क्या रिक्वायरमेंट है। CGST को सबसे पहले हम CGST के साथ, उसके बाद किसके साथ, IGST में, अगर IGST में बैलेंस चाहिए तो इसका बैलेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। SGST को सबसे पहले हम SGST के साथ, उसके बाद बैलेंस अगर बचा तो वहाँ भी अगर चाहिए तो कर सकते हैं, पर क्रॉस तो नहीं, CGST एंड SGST का क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज दो अलग अलग स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, इसलिए नहीं पॉसिबल है, पर IGST का तो पॉसिबल है, बट हमको डिपेंड करता है किसको एडजस्ट करें। CGST को डिपेंड करता है कि किसके पास कितना है, पहले चेक करो। ठीक है, अगर इसमें सफिशिएंट नहीं होता तो CGST में सफिशिएंट नहीं होता तो हम चेक करते हैं कि किसको कितना खिलाते हैं, वहाँ पे देख लेते। सपोज पहले CGST दे देते, बाद में इसको दे देते, कहीं पे भी तो अल्टीमेटली मेरा टोटल कैश आउटफ्लो तो आंसर में एक ही आता। अगर सपोज तुम्हारा केस में सपोज ये होता कि मेरे पास ये 72 का जगह मेरे पास 70 था, तो यहाँ पे हम 2,000 खिला देते, बाकी 23,000 यहाँ खिलाते। ठीक है, सफिशिएंट नहीं होता पहले CGST कर देते, कुछ भी करो तो कैश आउटफ्लो तो तुम्हारा जाएगा ही अल्टीमेटली। कैश तो आंसर तो वही 18,000 ही तुम्हारा आएगा घुमा फिरा के। ओके, ये तुम्हारा क्विक रिविजन्स है, एक बार पहले क्विक रिविजन करते तुम लोग को। लेट्स डू कि सबसे पहले हम लोग एग्जाम सप्लाई के बारे में पढ़े। व्हाट इज एग्जाम सप्लाई सर? एग्जाम सप्लाई मतलब जिस पे GST नील, जीरो रेट है जिसमें, ठीक है, और जो कि ना एग्जाम है जिसमें GST लगता ही नहीं है, और जो कि ना नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब पेट्रोल, पेट्रोल, क्रूड, डीजल, ऑयल, गैस वगैरह अभी तक GST में आया नहीं है। ठीक है, इवन अल्कोहलिक लीकर, और वो भी तो तुम्हारा GST में आया नहीं, वो सब तुम्हारा नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। ओके, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है? गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है। सर्विसेज मतलब जो एक्सपेंडिचर का हम लोग बात करते हैं, राइट? तो पेट्रोल पे तो वैट लगता है। हाँ, अब इनपुट टैक्स मतलब क्या? इनपुट ऑफ व्हाट? सर्विसेज, इनपुट ऑफ तुम्हारा कैपिटल गुड्स, इनपुट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ये तो आएगा ही। इवन अगर रिवर्स चार्ज में पे किए तो वो भी तुम्हारा इनपुट्स पे आएगा। नॉर्मली रिवर्स चार्ज पे किए वो भी तुम्हारा आएगा, हम पे किए। नॉर्मली क्या होता है, हम सामने वालों को दे देते हैं उस पर ITC, यहाँ पे हम खुद अपने से पे किया तो वो भी तुम्हारा ITC के लिए एलिजिबल है। इम्पोर्ट में भी हम लोग पे करते वो भी अवेलेबल है। कॉम्पोजिशन टैक्स तो है ही, एक्सक्लूड करती, इसमें इनपुट टैक्स नहीं मिलता। उसके बाद नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन करे थे, जो ऑकेजनली इंडिया में आके कुछ बिजनेस वगैरह कर रहा है, सपोज फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है एज अ प्रिंसिपल एजेंट, उसको बोला नॉन रेसिडेंट
टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। अब सर व्हाट इज इनवर्ट सप्लाई? इनवर्ट सप्लाई में बेसिकली क्या परचेस किए होंगे, अक्वायर किए होंगे या फिर कोई सर्विस लिए होंगे। जीरो डे सप्लाई क्या होगा? एक्सपोर्ट या फिर एसीजेट में हम सप्लाई किए कर रहे होंगे, जीरो डे सप्लाई एक्सपोर्ट। इस केस में हमको आईटीसी मिलता है नॉर्मली। अगर हम एग्जेम सप्लाई कर रहे होंगे इस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा हमको। अगर दोनों मिलाकर हम कर रहे होंगे तो वहाँ पे देखने होगा इसके लिए कितना, इसके लिए कितना। अगर नहीं कर पाए तो प्रोपोर्शनेट होता है जो फाइनल लेवल पे है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 जो था ना रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी कि कब तुमको आईटीसी मिलेगा एंड क्या कंडीशन से वहाँ पे समराइज किया है। जो चीज़ अंदर में डिटेल में हम लोग किए थे, क्या रजिस्टर्ड पर्सन्स टू टेक क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन इज जरूरी है। कौन चीज़ का? इनवर्ट सप्लाई वगैरह का। ये भी बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ होना चाहिए तभी मिलेगा। थोड़ी देर पहले देखिए इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस फर्दर ये कंडीशन फुलफिल होना। 4 कंडीशन था। क्या? रिटर्न फाइल किया है सामने वाला, जीएसटी 1-2 वाला जो चक्कर था। टैक्स पेमेंट हो चुका है सप्लायर द्वारा, हमको गुड्स रिसीव हुआ है। इसका एक्सेप्शन था बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक है। और दूसरा मेरे पास टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट है। ये 4 चीज़ रहेगा तब जाके हमको आईटीसी के लिए हम एलिजिबल है, क्लेम कर सकते हैं। अब आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा तो ब्लॉक क्रेडिट का कंसेप्ट का बेसिस में फिर 17.5। नाउ ये जो सामने वाला टैक्स पे करने का मतलब कैश में भी पे कर सकता है या फिर वो खुद यूटिलाइज आईटीसी पे यूटिलाइज कर सकता है, तो दोनों तुम्हारा कैश पेमेंट ही काउंट होगा। नाउ इसका एक्सेप्शन क्या बोला था ना, गुड्स रिसीव होना जरूरी है। सर अगर लॉट में मिल रहा है तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता तब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते, तो पहले डिस्कस किया, राइट। दूसरा चीज़ जो कैपिटल गुड्स में अगर तुम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया आईटीसी में तो नहीं मिलेगा। इफ डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन टैक्स कॉम्पोनेंट तो आईटीसी नॉट अलाउड। अगर नहीं क्लेम किए होंगे तो आईटीसी अलाउड, राइट। नेक्स्ट क्या बोला, अगर हम लोग का बिल टू शिप टू मॉडल है, गुड्स डिलीवर्ड या सर्विस प्रोवाइडेड टू थर्ड पर्सन, बिल टू शिप टू मॉडल मतलब हम 3 पार्टी का ये हमको ऑर्डर दी कि तुम मेरा कस्टमर के पास भेज दो, तो वो हम उस पर बिल करेंगे, ठीक है। तो इनके सब बिल टू शिप टू मॉडल उसको तो गुड्स मिले नहीं, गुड्स तो इसको मिला तो आईटीसी इसको मिल जाएगा। तो गुड्स डिलीवर्ड या सर्विसेज प्रोवाइडेड टू थर्ड पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन डीम्ड टू बी द रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन्स, ऑल्दो तुमको माल नहीं मिला, माल उसको मिला, बट ये माना जाएगा कि तुम रिसीव किए। जो बिल टू शिप टू मॉडल का एक्सेप्शन था जो बुक्स में डिटेल में हम लोग किए थे। उसके बाद सर आईटीसी का टाइम लिमिट क्या, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे क्या 20 अक्टूबर नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, या फिर एनुअल रिटर्न का डेट विच एवर इज अर्लियर। एक्सेप्शन क्या था तुम्हारा, बाद में तुमको फिर री अवेलमेंट मिल सकता है, वो रखे। नेक्स्ट हाँ, और एक था तुम्हारा कि हम तो परचेस, ये तो था पेमेंट करेगा तब मिलेगा ना। सपोज अगर हम आईटीसी ले लिए बट हम अपना सप्लायर को पेमेंट नहीं किए, 180 दिन का रूल्स था ना, तो 180 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, अदरवाइज 18% करके पेनल्टी लग जाएगा, याद है इसका। उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस था, ये रेस्ट्रिक्शन तो 5% को तो अभी हट किया, 100% ले सकते हैं हम अवेलमेंट। चलो नेक्स्ट क्या है, ये सेक्शन 17 वाला देखो कितना अच्छा से रिवीजन दिया है ना, क्विक रिवीजन। एक बार अगर तुम सब डिटेल में पढ़ लिया होगा, एग्जाम से पहले जब समरी देखे तुम सब याद हो जाएगा। Now provision of section 17 relating to apportionment of credit and block credit, इसका क्या रूल्स था। अगर गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज़ किए पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो हमको अलग अलग करने पड़ेगा। इसमें से कितना तुम्हारा बिजनेस पर्पस था बोलो आईटीसी मिलेगा, कितना नॉन बिजनेस का नहीं मिलेगा ना। अगर हम पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो डेट सप्लाई एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाई, तो इसमें तुमको अलग अलग करने पड़ेगा। जो तुम आईटीसी अवेलेबल ओनली एज अ बिजनेस पर्पस के लिए, एंड जो भी हम टैक्सेबल सप्लाई के लिए किए होंगे इंक्लूडिंग जीरो डेट सप्लाई। बट अगर हम एग्जाम सप्लाई के लिए किए होंगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, नॉन बिजनेस के लिए किए होंगे तब भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर हमको अलग अलग करनी होगा, अगर हम अलग अलग नहीं कर पा रहे तो उसका अलग मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड में। बैंक के लिए तुम्हारा था अवेल करो प्रोपोर्शनेट या फिर 50% तुम एलिजिबल हो, नॉन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट ब्लॉक क्रेडिट, जो हमने दो क्लास में किए थे ब्लॉक क्रेडिट, वो यहाँ पे छोटा सा 2 पेज में दिया है। ब्लॉक क्रेडिट किए थे ना कि इनएलिजिबल एमवी मतलब मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल नॉर्मली कोई परचेस करता है तो उसको आईटीसी नहीं मिलता है, बट कब कब मिलता है कि सर यहाँ पे एमवी मतलब कौन सा, वो एक्सेप्शन क्या था पैसेंजर के लिए बोला था, बट अगर तुम्हारा गुड्स है तो मिल जाएगा, अगर दूसरा फर्दर सप्लाई है तो मिल जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है तो नहीं। व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्स, एक्सेप्शन क्या था, व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच एमवी मतलब हम सेल कर रहे तो मिल जाएगा, हम लेकर किसी और को पैसेंजर सर्विस दे रहे हायर चार्जेस में, हायर में चला रहे भाड़ा पे तो मिल जाएगा, ट्रेनिंग दे रहे मिल जाएगा, ठीक है।
अगेन ये क्या था तुम्हारा, वेसल्स एंड क्या था ये सी एयरक्राफ्ट, एसी लिखा है, एयरक्राफ्ट है एक्चुअली ये भी तुम्हारा सेम रूल्स था यहाँ पे। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा तो तुम्हारा मिल जाएगा यहाँ पे। अगेन जीआई सर्विसिंग, जनरल इंश्योरेंस है, जीआई मतलब जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस रिलेटेड टू दिस। अगर यहाँ पे आईटी से मिल रहा था तो उसका भी जीआई सर्विसिंग आरएम मिलेगा, रिपेयर मेंटेनेंस। यहाँ नहीं मिला तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, वही रूल्स था, राइट। उसके बाद अगर हम किसी को लीज में देते हैं, रेंट में देते, अगर हम किसी से लीज में लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, हायर पे लेते हैं, क्या मोटर व्हीकल, मेरा कंपनी किसी पे भाड़ा लिया है, कार वगैरह, बस वगैरह वट, ठीक है, तो उस केस में हमको नहीं मिलेगा। बस वाला मिल जाएगा बट कार वाला तो मिलेगा नहीं। अगेन इसको अगर हम फर्दर सप्लाई अगर हम किसी से लेकर बेच रहे कर रहे होंगे तो हो जाएगा, वो सब कहानी था। ये क्या था, एफएमवी मतलब तुम्हारा हो गया फूड एंड बेवरेज नहीं मिलेगा, आउटडोर कैटरिंग नहीं मिलेगा, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेगा, क्या कंस्ट्रक्शन वाला नहीं मिलेगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वाला नहीं मिलेगा बोला था। अगेन कंस्ट्रक्शन का रूल्स क्या था तुम्हारा कि कैपिटलाइज किया तो नहीं मिलेगा, अगर रिपेमेंट रेस करके दिखा रहा है एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो मिल जाएगा। क्रेडिट अवेलेबल ऑन दी अबव एक्सेप्शंस, इस इन सब पे बोल रहा है कि क्रेडिट अवेलेबल है कब, मेंबरशिप क्लब, मेंबरशिप ऑफ क्लब नॉर्मली नहीं मिलता है तुम्हारा। एक्सेप्शन क्या था, अगर कोई रूल से बोला है देने के लिए तो ट्रैवल बेनिफिट्स का, ट्रैवल बेनिफिट पे नहीं मिलता, इसका भी एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई रूल से बोला है कि नहीं बेनिफिट देने पड़ेगा कंपनी को तो। उसके बाद फ्रॉड वाला केस था। नाउ ब्लॉक क्रेडिट पार्ट बी में क्या था तुम्हारा, कंस्ट्रक्शन सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इसका एक्सेप्शन क्या था, प्लांट मशीनरी मिल जाएगा, ठीक है। फर्दर सप्लाई करें, सपोज कोई कॉन्ट्रैक्टर है, माल खरीद रहा फिर काम में लगा रहा तो उसको मिल जाएगा। अगर कैपिटलाइज नहीं किया तब भी मिल जाएगा जो यहाँ पे था। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्पोजिशन सर डीलर वाला को नहीं मिलता, गुड्स चोरी हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया नहीं मिलता, गिफ्ट फ्री सैंपल्स नहीं मिलेगा, पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिए हैं तब भी नहीं मिलेगा। अब क्या है, अब है तुम्हारा ये जो तुम आशीष जो बता रहा था, सेक्शन 18 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एनेबलिंग अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, कि सपोज एक पर्सन रजिस्टर था, वो पहले कंपोजिशन स्कीम में था, अब क्या रेगुलर स्कीम में जा रहा है तो उसको क्रेडिट मिलेगा, कितना मिलेगा, इनपुट्स के ऊपर मिलेगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अलग तुम्हारा ये वाला रूल्स था, ठीक है। इसको एक बार के लिए देख लेना तुम लोग, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ये यूटिलाइजेशन वाला सबसे पहले जो आईजीएसटी है, सबसे पहले हम किसी तरह एडजस्ट करेंगे आईजीएसटी के साथ, उसके बाद हम सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। सीजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शंस, ठीक है, आईटीसी और आईजीएसटी। और सीजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी के, उसके बाद आईजीएसटी के साथ, तो इस तरह से पढ़ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अलग अलग है एक्चुअली। सेम एसजीएसटी पहले एसजीएसटी के साथ, उसके बाद आईजीएसटी का, ओनली व्हेन आईटीसी ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू नील तक। क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। अब आया था इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, तो हम से नहीं तो देखे ना, ফোন করলে আসবে ওখান থেকে কতক্ষণ লাগবে? আমার মায়ের মতলব দিদার বাড়ি আছে। কোথায় আছে? ভারতীটা এইদিকে না, কোথায় কোন দিকে আমি বলতে ভারতী বিজন সাইডে এটা হচ্ছে বিজন হিয়ার কতক্ষণ লাগবে ওখান থেকে আসতে? 15 মিনিটসও লাগবে না। তাহলে ঠিক আছে। দিদা মানে কি মানে মায়ের মা, নানি তো। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसको रीड करो आशीष। Swastik Private Limited is manufacturer of flexible goods. It purchased machinery for 8 lakh on which IGST of 14,400 is paid. The company has claimed depreciation under Income Tax Act 1961 on the full value of the machine, including the IGST component, as also availed ITC of rupees 14,400 paid by its as IGST. तो एग्जामिन करने को बोला है, एग्जामिन इफ द स्टैंड टेकन बाय द कंपनी इज करेक्ट इन लॉ। करेक्ट है ना? सही है, करेक्ट है, नहीं क्या होना चाहिए, करेक्ट है सर, नहीं नहीं है ना। वो क्या किया, एक मशीन परचेस किया है,
तो मशीन का जो ऊपर 8 लाख का मशीन था, GST था 14,400, तो नाउ क्या किया, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर भी क्लेम कर लिया, ठीक है, ऑन द फुल वैल्यू ऑफ इनवॉइस मैंने 8 लाख इंक्लूडिंग IGST अमाउंट, ठीक है, दैट इज इसको ले इसका भी ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करे, क्या ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा। और इसे लिखने का तरीका है, पूरा एक्ट का हिसाब से बताने पड़ेगा तुमको कि ये रूल्स है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 8 था। नाउ हाउ टू राइट, बताना कि एज पर सेक्शन दिस, सेक्शन नंबर याद नहीं है कोई बात, एज पर CGST प्रॉब्लम, एज पर द प्रोविजन ऑफ CGST, एज पर द GST प्रोविजन, इफ द पर्सन टेकिंग द ITC ऑन कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी हैज क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, देन ITC ऑन द सेट टैक्स कॉम्पोनेंट्स एंड नॉट बी अलाउड। तुम पहले प्रोविजंस बताई। नाउ इन दिस गिवन केस, तो एज पर द प्रोविजंस क्या बताए, नाउ इन द गिवन केस since this company has claimed the depreciation on tax component of the cost of the machine, it cannot claim ITC of IGST amount। मैंने ITC क्लेम कर सकता, मशीन का वैल्यू के ऊपर क्लेम कर सकता, बट GST कंपोनेंट के ऊपर नहीं क्लेम कर सकता। सॉरी, ITC तो मिलेगा नहीं ना, वो तो हम गलत बोले, IGST को तो कैपिटलाइज कर दिया, यहाँ पे मिलेगा। मशीन का वैल्यू तो तुम्हारा ये था GST, मशीन का वैल्यू का GST तो 14,400 था, अब इसी का ऊपर ही तो उसको डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो मिलेगा ही नहीं। तो ही कैन नॉट क्लेम ITC ऑफ IGST 14,400 पेड बाई इट ऑन द मशीन। टैक्स को हटा के अगर उस पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज मिल जाता, इसलिए ना बोले। इट कैन आइदर क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कॉम्पोनेंट या फिर इट कैन क्लेम ITC, बट कैन नॉट क्लेम बोथ, दोनों बेनिफिट नहीं मिल सकते। तो तुम इनकम टैक्स में बेनिफिट ले रहा, तुम GST में बेनिफिट मिलेगा, तो चीज़ जगह तो बेनिफिट नहीं देगा ना, ठीक है। लिखने का तरीका में फोकस करो, हाउ टू राइट द आंसर। नाउ सिग्मा कंसल्टेंट्स एक LLP है ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स, प्रोवाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज। इट मेड एन एडवांस पेमेंट किया 1,18,000 का, ओके, इंक्लूसिव ऑफ GST कितना लगा, 18% इन दी मंथ ऑफ दिस। GST को लेकर 18%, इसका मतलब ये 118 का वैल्यू है, 118 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू कितना निकाल लेंगे। Now, the software would be used by the LLP to enhance the precision of the financial advice given by it to various clients. Okay. The balance is to be paid after the successful test run of the software in the month of December. ठीक है. Now, Sigma Consultant has availed the ITC of IGST of rupees, इसमें कितना था, 18,000 ही होगा, देखना, 1,18,000 का वैल्यू 118% है, 18 का वैल्यू कितना, इसमें GST का अमाउंट घुसा हुआ है, तो GST कितना है, 118 इंटू 18, राइट, ऐसा करना पड़ता है ना। और डायरेक्ट वैल्यू चाहे तो 100 करो, फिर 18% एक ही बात है, हम डायरेक्ट 118 का वैल्यू, तो 18 का वैल्यू कितना, 18,000 ही होगा तुम्हारा। नाउ डू यू थिंक सिग्मा कंसल्टेंट कैन क्लेम सच ITC? एग्जामाइन द सिनेरियो विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट लीगल प्रोविजंस। क्या लगता है तुम लोगों को? सर अभी का प्रोविजन के हिसाब से तो कर ही सकता है सर, क्योंकि नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। क्या एक्सटेंड कर दिया? सर ITC अवेल करने का जो ड्यू डेट है नवंबर, और रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। यहाँ ड्यू डेट का, यहाँ पे ड्यू डेट का तो क्वेश्चन ही नहीं है भाई। मतलब ITC अवेल कर रहा है, मतलब सिग्मा कंसल्टेंट GST पे कर रहा है मंथ ऑफ अक्टूबर में ना सर, यही वो बोल रहा है। GST एडवांस पेमेंट किया है, कोई आइटम परचेस कर रहा था, एडवांस पेमेंट किया है, तो एडवांस पेमेंट पे वो क्या किया है, कुछ GST भी पेमेंट किया है, ठीक है। कब पेमेंट किया? अक्टूबर महीने में। नाउ सॉफ्टवेयर वुड बी यूज्ड, कब यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर तुम्हारा, यूज़ करेगा जाकर दिसंबर महीने में, बैलेंस पेमेंट पे करेगा दिसंबर महीने में। नाउ सिग्मा कंसल्टेंट्स हैज़ अवेल्ड ITC ऑफ IGST इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर में। वो क्या किया, अक्टूबर महीने में ही ITC पेमेंट भी अक्टूबर में किया, अक्टूबर में अवेल कर लिया, बट उसका सर्विस वगैरह कंप्लीट होगा दिसंबर में जाके। तो क्या सही किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, एडवांस पेमेंट पे इस मंथ में एडवांस पेमेंट होता है, उसी मंथ में अवेल करना पड़ता है। तुमको टैक्स इनवॉइस दिया है? नहीं तो कैसे ले अवेल करेगा? बिना टैक्स मिलेगा तुम ITC कैसे अवेल करोगे? सर अवेल तो नहीं होगा, लेकिन एडवांस पेमेंट करते हैं तो उस केस में रहता है ना कि जिस मंथ में कर रहा है उस मंथ में ITC अवेल कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट का केस में तुम्हारा जो सामने वाला को जिसको एडवांस मिल रहा है, उसका केस में GST पे करने का लायबिलिटी आया था। टाइम ऑफ सप्लाई वाला तुम पढ़ा था, गुड्स का केस में नहीं था बट सर्विसेज का केस में था।
तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है तुमको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एज पर सेक्शन दिस टैक्स पेमेंट जो है ऑन सप्लाई कैन बी अवेल एज आईटीसी ओनली इफ सच गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव्ड बाय द कल किस टाइम और पोस्ट टाइम के बारे ठीक। एज पर सेक्शन दिस द टैक्स पेड तुमको आईटीसी कब मिलता है, जब तुमको भाई एक्चुअली में वो गुड्स मिला है या फिर वो सर्विसेज रिसीव हुआ है। फर्स्ट कंडीशन था सेक्शन 2 का, सेकंड कंडीशन था, 4 कंडीशन था। एक तो मैं हम रजिस्टर्ड पर्सन, दूसरा हम टैक्स इनवॉइस मेरे पास है, तीसरा गुड्स या सर्विस मिला है, चौथा सामने वाला रिटर्न में दिखाया है। 4 कंडीशंस था। इन द गिवन केसेस सिग्मा कंसल्टेंट हैज पेड द आईजीएसटी 18,000 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑन एडवांस बेसिस में, ठीक है। इंटरनेट टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस वो यूज़ करेगा इसको। Now, however, it cannot avail ITC in the month of सीरियसली बंद करो छोड़ दो जो का दिखाएगा। It cannot avail ITC on such tax in the month of October, as the services in relation to which the advance payment has been made have not been received in that month। कब मिला है? दिसंबर में कंप्लीट होगा। तो जब तुमको सर्विस का कंप्लीट गुड्स ही नहीं मिला या फिर सर्विस ही नहीं मिला है तो बहुत सारे, नॉट ओनली दैट, टैक्स इनवॉइस भी तो नहीं दिया होगा तुमको। और टैक्स इनवॉइस दे दिया होगा तो ठीक है, टैक्स इनवॉइस अगर तुमको दे दिया होगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। रिटर्न में दिखाएगा सर्विस नहीं मिला तो इनवॉइस कहाँ से मिलेगा? सर्विस नहीं, एडवांस पेमेंट का बेस वो इनवॉइस दे सकता है पार्ट बोला इनवॉइस, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन में साइलेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में ब्रेक खा जाएगा कि सर्विस तो मिला ही नहीं उसको अभी तक। सर्विस कब मिलेगा? दिसंबर में। एडवांस पेमेंट किया, सर्विस कब मिलेगा? दिसंबर में मिलेगा। तो जब तक तुमको सर्विस मिला नहीं उससे पहले तुम कैसे उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो? सामने वाला आपको जीएसटी पे करेगा, सामने वाला को हम सपोज सी वाज द सप्लायर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, तो हम उसको जीएसटी पेमेंट कर दिए, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई का रूल्स का हिसाब से अगला महीने का जो ड्यू डेट है टाइम ऑफ सप्लाई का वो पेमेंट कर देगी जीएसटी, गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगी। बट हमको क्रेडिट कब मिलेगा? जब आइदर हम सर्विस ले लिए होंगे तब मिलेगा, जब टैक्स इनवॉइस मेरे पास आ जाए तब ना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा वाला था? अ टैक्सेबल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आईटी में है। ही बाइज अ कार, वो कार परचेस किया, इसका सीटिंग कैपेसिटी कितना है? 13 से कम है, 13 लिखा है वहाँ पे। किसने? फॉर यूज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 30 या 13 13 से कम। तो फॉर यूज ऑफ हिज एईडी मतलब डायरेक्टर का यूज़ करने के लिए कार परचेस किया है, ठीक है। सो क्या उसको आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज डायरेक्टर को तो मिलता, अगर फर्दर सप्लाई होता तो मिलता सर। अगर हम कार परचेस किए हैं 13 कैपेसिटी से ज़्यादा होता, बस होता तो मिल जाता सर। ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स वाला रहता तो मिल जाता सर। अगर हम कार परचेस करके, मेरा काम ही है कार परचेस करके भारत में चलाना, तो मिल जाता, बट हम मेरा तो कुछ भी नहीं है तो हमको नहीं मिलेगा, राइट। तुम बताने हुआ सेक्शन 75 के हिसाब से जो रूल्स है, बस लिखने का तरीका एक बार देख लेना कैसा है। पहले तुम बताने पड़ेगा कि फैक्ट कि नो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? ओनली इफ द टैक्सेबल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तब मिलेगा। तुम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन करता है, बोले कार परचेस किया, ओला उबर वाला केस जो बताए थे, या फिर हम भाड़ा पे चलाते हैं, या फिर तुम किसी को ट्रेनिंग देते हो, या फिर हम इसको फर्दर सप्लाई करें तब मिलेगा। तो हम तो मेरा तो इस टाइप का बिजनेस है ही नहीं, तो नहीं मिलेगा तब। टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट करता है एंड सर्टिफाई करता है ईच बैच ऑफ मशीन टूल्स बिफोर डिस्पैच बाय बीएमटी लिमिटेड। एक कंपनी है, कोई भी मशीन बेचने से पहले एक अलग से टेस्टिंग कंपनी है, उसका प्रोडक्ट को सर्टिफाई करता है कि हाँ सही है कि नहीं है। नाउ सम ऑफ दिस टूल्स आर डिस्पैच टू अ यूनिट इन अ एसीजेट, माने इसी कंपनी जो टेस्टिंग कंपनी है उसका बहुत सारा यूनिट होगा अक्रॉस इंडिया, तो उसमें से एक यूनिट है एसीजेट में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो वहाँ पे डिस्पैच के भेजा है, किसके ऑब्वियस टेस्टिंग करने के लिए चाहिए ना, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। इसमें कोई सप्लाई किया है बट कोई जीएसटी गया है, दिस सप्लाईज आर नॉट टैक्सेबल्स, ठीक है। द फाइनेंस पर्सनल ऑफ बीएमटी लिमिटेड वांट्स टू नो whether they need to carry out the reversal of ITC on the testing agency का services to the extent attributable to the said supplies। यानी BMT लिमिटेड का
जो फाइनेंस मैनेजर है वो बोल रहा है क्या हम जो BMT लिमिटेड से जो सर टूल्स वगैरह जो मेरा जो था, जो मेरा सेल्स यूनिट में जो है, तो उसमें जो हम सर्विस लिए क्या उसका मेरा ITC रिवर्सल करने पड़ेगा? सेल्स यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ तो जीरो डेटा सप्लाई है, तो वहाँ तो ITC रिवर्सल का ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अलाउबल है पूरा। अलाउबल है। यहाँ पे ITC मतलब कौन सा ITC? जो टेस्टिंग एजेंसी हमसे जो पैसा चार्ज किया होगा उसमें जो GST लिया होगा, ठीक है। बोला कि इनपुट सर्विस का अगर हमें आउटपुट टैक्स टैक्सेबल है इंक्लूडिंग जीरो डेटा सप्लाई है तब भी मिल जाएगा। तो ये तो जीरो डेटा सप्लाई में तो फॉल करते हैं ना, एक्सपोर्ट एंड SC फॉल करता है। तो अगर एग्जेम सप्लाई होता, हम ये सर्विस ले रहे तो हमको नहीं मिलता। हम एक ऐसा कोई सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसा कोई सप्लाई दे रहे हैं जो एग्जेम्प्ट है, बट हम उसमें जो भी परचेस किए होंगे GST पे करके उस क्रेडिट नहीं मिलता, बट इस केस में तो मिलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपोर्ट का केस में मिल के भी क्या होगा, देना तो है नहीं। मिल के भी क्या होगा, देने तो है नहीं, रिफंड मिल जाएगा तुमको, रिफंड रिफंड क्लेम कर लेगा। अब तुम सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट साथ नॉर्मल भी तो कुछ बिजनेस कर रहा होगा टैक्सेबल सप्लाई का, उसमें तो एडजस्ट कर सकते हैं तुम। क्वेश्चन नंबर 11, तो ITC is disallowed only to the extent it pertains to the supply used for non-taxable business purpose, ठीक है, एंड सप्लाईज अदर देन टैक्सेबल एंड जीरो डेटा सप्लाई उस पर्पस के लिए। बट यहाँ पे जो हम सप्लाई टू से जीरो डेटा सप्लाई में फोर, यहाँ पे तो ITC मिलेगा ना, अलाउड है, राइट। नॉन टैक्सेबल होता है, एग्जाम होता तो नहीं मिलता। तो हम आके देखे ना, तुम्हारे लेट हो तो AB अ रजिस्टर्ड पर्सन वाज पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम में टैक्स दे रहा था, और वही जब तो एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है जैसे आंसर दिया यहाँ। हाँ ऐसे लिखना है, थोड़ा सा अपना मन से इधर उधर वर्ड एदिक ओदिक होते पारे, बट लिखना तो ऐसे अदर मार्क्स काट लेगा। AB एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वाज पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम अप टू 30 जुलाई तक दे रहा था वो, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम मतलब वो कोई कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा था, ना ही उसको ITC कुछ मिल रहा था अभी तक, बट वो 31 जुलाई से क्या कि नॉर्मल स्कीम में चले गया। तो क्या उसको ITC मिलेगा फॉर एनी? यस, उस दिन जो उसका पास इनपुट वगैरह था उसका ITC मिल जाएगा उसको, ठीक है। वहाँ पे रूल्स था, बस एक बार का थ्योरी पढ़ लेना उसके अगेंस्ट में। बाबला एंटरप्राइज इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन मेकिंग एग्जेम सप्लाई, ये सिर्फ एंड सिर्फ एग्जेम सप्लाई बेचता है, एंड वो एंड GST में रजिस्टर भी नहीं है ना। ऑन 1 अक्टूबर उसको एग्जेम्पशन अवेलेबल जो था उसका विड्रॉ, गवर्नमेंट विड्रॉ कर लिया। अब जो प्रोडक्ट बेचेगा उसमें GST लगेगा, तो उसको भाई क्या करना है, GST का रजिस्ट्रेशन भी लेने पड़ेगा उसको 20-15 दिन के अंदर। एग्जामाइन द एलिजिबिलिटी, क्या उसको ITC मिलेगा इससे पहले का? यस, उसका भी मिलेगा, इसका भी अलग से हम डिस्कस किए थे वहाँ पे, बस रूल्स एक बार देख लेना। Mamta Trade links trade in a exempt goods and provides taxable services. It is registered under GST. On 1 October exemptions available on its goods withdrawn. जो exemption था withdrawn कर लिया, तो ये भी सेम है, बस अंदर से थ्योरी पढ़ लेना, प्रैक्टिकल में आया था इस पे। ये कंपनी है रजिस्टर सप्लाई, तो बोले जो ठीक है, रजिस्टर कॉल को नहीं बोले था ना, टेक्स्ट तो ना देंगे। ये कंपनी रजिस्टर सप्लायर है, इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। नाउ कंपनी के पास ये सब इन्फॉर्मेशन है जुलाई महीने का। रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, हम कौन से जुलाई में, तो क्या इसका ITC मिलेगा? इसका ITC मिलेगा। रॉ मटेरियल अभी तक परचेस तो किए, बट इनवॉइस आ गया, बट माल नहीं है अभी तक, वो सितंबर में, हमें जुलाई में, तो क्या ITC मिलेगा अभी कि सितंबर में मिलेगा? मिलेगा, इन्वॉइस तो आ गया। मटेरियल तो नहीं आया ना, चारों कंडीशन था ना, मटेरियल आना चाहिए, इनवॉइस आना चाहिए, तो मटेरियल तो नहीं आया तो नहीं मिलेगा, सितंबर में मिलेगा। सितंबर में ITC अलाउ है, नॉट इन जुलाई, जुलाई में नहीं मिलेगा, ठीक है। द मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेलेबल फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री, तो मेंबरशिप करवाया क्लब का, ठीक है, जो लोग एम्प्लॉय लोग काम कर रहा है, तो मेंबरशिप ऑफ क्लब का तो ITC नहीं मिलता तुम्हारा, अगर कोई स्पेसिफिक लॉ में नहीं है, ठीक है, तो इसमें भी नहीं मिलेगा, तो इसमें नहीं मिलेगा। इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 5 लॉट में मिलेगा, उसमें से 3rd लॉट आया, तो जो लॉट में आता है उसमें से लास्ट लॉट में आएगा, तो अभी नहीं मिलेगा, लास्ट लॉट में ITC मिलेगा, राइट। ट्रक यूज़ किया फॉर रॉ मटेरियल के लिए, ये तो मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स परचेस किए थे, उसमें से तुम्हारा 3 आइटम में से 2 आइटम का इनवॉइस मिसिंग है, और जिसका GST है 80,000, तो 1,50,000 में से 80 नहीं मिलेगा, बाकी 70 30 मिल जाएगा, ठीक है। मिसिंग इनवॉइस का तो नहीं मिलता है ना। नेक्स्ट,
ये कंपनी रजिस्टर्ड है, बिजनेस ऑफ मसाला वगैरह बनाता है। कौन सा महीने का करना है हमको? अक्टूबर महीने का बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल परचेज किए, रॉ स्पाइसेस परचेस, रॉ स्पाइसेस सोल्ड टू कस्टमर, परचेज किए कस्टमर को बेच दिए। रॉ स्पाइसेस यूज्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर, इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसमें तो मिलेगा, बेचने के लिए हम परचेस किए तो इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा, पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है। इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेस किए, किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होगा बोल के, हाँ इसमें तो मिल जाएगा, मशीनरी में तो कुछ भी मिल जाएगा, बट हाँ बिजनेस पर्पस होना चाहिए। मोटर व्हीकल परचेस किया, किसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्या परचेस मिलेगा? एम्प्लॉय के लिए किया एम्प्लॉय के लिए किया, तो एम्प्लॉय के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है, गुड्स नहीं है तो नहीं मिलेगा। बट 30 बस अगर बोलता तो हो जाता। मोटर व्हीकल परचेस किया बोला मोटर है, व्हीकल व्हीकल बस बोलते तो मिल जाता, बट हम कार परचेस किया अपने एम्प्लॉय लोग को आने जाने के लिए, डायरेक्टर लोग को आने जाने के लिए, तो नहीं मिलेगा। अगर हाँ इवन अगर हम इसको भाड़ा पे भी लेते कार को, हमको नहीं मिलता, बट कार वाला को मिल जाता, तो इस केस में भी नहीं मिलेगा। नहीं पेमेंट मेड टू अस कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, अब यहाँ पे अजम्पशन लेना है, जो स्टाफ क्वार्टर को अगर तुम कैपिटलाइज किया है तो नहीं मिलेगा, तो नो आईटीसी। अगर नॉट कैपिटलाइज्ड तो आईटीसी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे तो अजम्पशन लेना है, यहाँ पे कुछ दिया है क्या? अजम्पशन, ऐसे अजम्पशन ले सकते हो तुम, ठीक है। इस केस में देख लेते हैं ये लोग, जैसे कि अजम्पशन क्या लिया है अजम्पशंस में 16, ठीक है। जम्मू लिमिटेड का ये था तुम्हारा, ये तो ठीक है, 50 वाला मिल गया, ये नहीं मिला डायरेक्टर वाला, ये भी मिल जाएगा तुम्हारा। मोटर व्हीकल नहीं मिलेगा, बिकॉज रीज़न क्या था यहाँ पे, ये सब ओनम फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, वो भी कौन सा? उस कंपनी को जो परचेस किया, हम पैसेंजर, हम तो परचेस करें अपना कंपनी एम्प्लॉय का यूज़ के लिए, ठीक है, नहीं मिलेगा। एक ये लोग अजम्पशंस क्या लिया यहाँ पे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी दिस, एंड वो भी क्या लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इसको कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है, तो इसलिए आईटीसी नहीं लिया। अगर हम अजम्पशन अगर मेरा ये रहता है कि हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, दैट इज सेफ एंड एक्सपेंडिचर, तो मिल जाता मेरा, ठीक है। लास्ट 17, उसके बाद 20, थोड़ा समझ में आ रहा है? क्या पता, तुम्हारा एक्सप्रेशन तो ये लगता है तुम्हें समझ में नहीं आता है कुछ, बट घर में जाके पढ़ने पड़ेगा। हमारा क्लास করার পর বাড়িতে গিয়ে এটা ডাউনলোড করে কখন করবে? করছো না কেন? কে বারণ করছে? না বলছি তো করছো না কেন? তোমার তো রুলস है, যেদিন ক্লাস সেই দিনই গিয়ে সেলফ স্টাডি করার, সেই दिन रात আর পরের दिन সকালে আবার। ये कंपनी जो भी है इसमें है, ठीक है ना, इसमें आ जाए मार्च महीने में ये सब लिया है। परचेस किया आयरन विच इज़ यूज एज ए रॉ मटेरियल, गुड्स वर रिसीव इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इन मार्च, सेकेंड इन अप्रैल। हम कौन से में? मार्च में, तो क्या मिलेगा? नहीं, अप्रैल में मिलेगा, नॉट नाउ। Purchase of accessories which were delivered directly to the dealers of the company on the direction of Dina Limited, हम बोला कि उसको भेजो, मेरे पास माल आया नहीं, ओनली इन्वॉइस आया, तभी मिलेगा। इट इज़ एक्सेप्शन, माल नहीं आया बट बिल टू शिप टू मॉडल का केस में हमको मिल जाता है, राइट। बिल टू शिप टू मॉडल वाला केस में हमको मिल जाएगा। परचेस किया बस, देखो तेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया, बस परचेस किए, कैपेसिटी 15 30 से ज़्यादा है, यस सबके लिए मिल जाएगा, राइट। इस केस में तो आईटीसी मिल जाएगा। यही वाला बस का जगह मोटर व्हीकल परचेस का तो नहीं मिलता। तो जनरल इंश्योरेंस लिए हैं ऑन अ कार यूज एक्सक्लूसिव बाय दिस, तो कार अगर परचेस करते इस समय से नहीं मिलता आईटीसी, तो उसका जनरल इंश्योरेंस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा, बस खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। ये तो सेम है, जो क्वेश्चन उठा के यहाँ पे छाप दिए थे थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, याद है? अंदर में सेम क्वेश्चन है। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 18। कंफर्टर कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा में रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी नंबर कहाँ का है? इसका उड़ीसा का है। नाउ इट इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन स्टील, बनाता है। इट हैज़ रिसीव आईटी इंजीनियरिंग सर्विस फ्रॉम हाई फाई इन्फोटेक लिमिटेड फॉर 11 लाख रुपया। जीएसटी का छोड़ के, जीएसटी फिर इसमें 18% चार्ज होगा। कब मिला? 28 अक्टूबर को। इनवॉइस फॉर सर्विस रेंडर वॉज इशूड, इनवॉइस का डेट कब है? 5 नवंबर। तो इनवॉइस डेट से पहले तो हम ले नहीं सकते। कंफर्टेबल मेड पार्ट पेमेंट ऑफ 4,20,000 ऑन 30 नवंबर को पार्ट पेमेंट किया है। हम पार्ट पेमेंट किए हैं, ठीक है, हम तो पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं। बीइंग अनहैप्पी उस सर्विस प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी, इट डिड नॉट मेक द बैलेंस पेमेंट, किया ही नहीं, बट 180 दिन का अंदर कर देना चाहिए था। अगर तुम आईटी से लिया होगा तो 180 डेज के अंदर कर देना चाहिए, अगर नहीं किया हो तो पेनल्टी लगेगा। नाउ डेफिशिएंसी
इन सर्विस रेंडर की वजह से वो पेमेंट कब किया, 15 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो हमको देखना है कि भाई हम आईटीसी कब लिए थे, तब से इस डेट का अंदर कि 180 दिन क्रॉस किया कि नहीं किया। ना इट मेड द बैलेंस पेमेंट ऑन 6, अच्छा ये सर्विस मेड बाय दिस डिफिशिएंसी सर्विस रेंडर वाज मेड बाय दिस, फाइनली पेमेंट हम 6 जुलाई को किया, वो 6 जुलाई देखना पड़ेगा। एग्जामाइन द एबिलिटी ऑफ आईटीसी विथ दिस इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज रिसीव बाय दिस। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने का तरीका क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाता है, लंबा चौड़ा लिखा है एकदम। सबसे पहले तुमको बताने पड़ेगा सर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि ना बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है। इफ़ उसके पास अगर टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट है तो, एंड उसको गुड्स मिल गया है तो, राइट। एक तो टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट है फर्स्ट, दूसरा गुड्स मिल गया है तो, गुड्स या सर्विसेज। नाउ द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे, दूसरा चीज़ क्या था, तुमको 180 दिन का पेमेंट भी करना था। मस्ट पे टू द सप्लायर द वैल्यू ऑफ गुड्स विद इन 180 डेज, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस का डेट जो मेरा केस में था उससे 180 दिन पेमेंट अगर नहीं पे किया होगा तो तुमको करस्पॉन्डिंग क्रेडिट जो तुम लिया था इट वुड बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एलोंग विथ इंटरेस्ट के साथ 18% इंटरेस्ट, राइट। वंस द रिसिपिएंट मेक्स द पेमेंट अगेन उसको फिर हम क्या करें, क्रेडिट दे देगा, राइट। अगर पार्टली पेमेंट किया तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट डिसअलाउ करेगा। तो ये पूरा प्रोविजंस है, पहले तो प्रोविजंस बताने पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन में क्या बोले सर हम, तो सर क्रेडिट तो मिल जाता है, बिजनेस पर्पस के लिए लिया होगा तो टैक्स इनवॉइस है, रिसीव किया पेमेंट कर दिया 180 दिन तो क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं किया होगा तो पेमेंट 180 दिन में जितना नहीं किया उतना ऐड हो जाएगा आउटपुट टैक्स है, पार्टली किया तो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल होगा। इस केस में क्या हुआ, सर्विस उसको मिला अक्टूबर में, ठीक है, इनवॉइस कब मिला, नवंबर में। देयरफॉर इन व्यू ऑफ द प्रोविजन अज्यूमिंग ऑल अदर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग आईटीसी हैविंग फुलफिल, आईटीसी ऑफ 1 लाख विल बी अवेलेबल इन दी मंथ ऑफ, कब इनवॉइस कब मिला, नवंबर में, तो नवंबर में मिलेगा जब उसको इनवॉइस मिला। सर्विस तो मिल गया, इनवॉइस ही नहीं मिला तो क्रेडिट कैसे करेगा, तुम इनवॉइस नहीं जनरेट की, तुम अपना जीएसटी 1 में अपलोड नहीं की तो हमको जीएसटी 2 में दिखा नहीं, तो हमको कैसे क्रेडिट मिलेगा, राइट। तो विदाउट इनवॉइस तो मिलेगा नहीं, तो इनवॉइस का डेट नवंबर है तो नवंबर महीने में हमको आईटीसी मिल जाएगा। अब आईटीसी तो ले लिया, अब 180 दिन का अंदर पेमेंट भी तो हो जाना चाहिए था ना। नाउ हम कितना होता है 2,98,000 में से पेमेंट कितना किया हम 4,80,000, तो बाकी पेमेंट हम किए नहीं, तो उसका जीएसटी कितना होता है, जीएसटी होता है तुम्हारा 1,33,932, वो जो अमाउंट था इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी था, इसलिए डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18 किए। विच विल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एज फुल पेमेंट हैज़ नॉट मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट कब का था, उससे प्लस 180 डेज के लिए काउंट करना, दैट इज 4 में शायद लास्ट डेट आ रहा है 180 दिन। नाउ आईटीसी इतना अवेल कर सकता है बाद में अगर पेमेंट कर दिया तो, ठीक है। इसमें जीएसटी पेनाल्टी का कैलकुलेशन नहीं बोला कि ज़रूरत नहीं, बस तुम बता सकते हो 18% पेनाल्टी भी लग जाएगा अगर डिले हुआ तो पेमेंट करने में। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 90, मिस्टर दीवान एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली हैज़ प्लेस्ड एन ऑर्डर, कितना का 250 kg का ऑर्डर दिया, प्लास्टिक जो भी आइटम है छोड़ो, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी नहीं है, एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो नहीं रहता, यहाँ भी तो एक्सक्लूडिंग था, तो यहाँ पे तो डिवाइडेड बाई 118 नहीं होना चाहिए था ना, 118 क्यों किया, 100 बाई होता था, एक्सक्लूडिंग जीएसटी था, तो ये गलत केस का मतलब वहाँ पे आंसर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बोला था। ऑन दिस and has agreed to deliver the goods at the warehouse of Mrs. Diwan and Sons, न्यू दिल्ली। ऑर्डर दिए हम किसको, ऑर्डर दिए थे करीम ब्रदर्स को, ठीक है, यूपी का, हम दिल्ली में तो डिलीवर करेगा बोला था, ओके फाइन। नाउ व्हाइल द ऑर्डर वाज गेटिंग पैक्ड एट द फैक्ट्री ऑफ करीम ब्रो और सप्लायर, हम बताए गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम, हमें जो ये बिल टू शिफ्ट वाला केस आ रहा है, किससे, मेरे कस्टमर से, कि इतना 250 सेम अमाउंट का 250 kg का दे 60 रुपये करके। नाउ इन ऑर्डर टू सेव द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हम कौन है, ओरिजिनल बायर, ये कौन है, सप्लायर, ये कौन है, थर्ड पर्सन्स, कहाँ गया है, सुखम
क्या ना, शुभ कामना, अरे बाप रे दांत टूट जाएगा पढ़ने से ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। नाउ बोला कि डायरेक्टली तुम उसको दे दो, ठीक है दे दिया। अब इस केस में क्या होगा, कौन किसको बिल करेगा, दीवान तो इसी को बिल करेगा, सॉरी सप्लायर तो हम ही को बिल करेगा, तो जीएसटी तो हम ही को मिलना चाहिए। तो जीएसटी का रूल्स क्या था, हमको गुड्स मिलना चाहिए, तो गुड्स तो मिला नहीं, तब भी हमको जीएसटी मिलेगा, एक्सेप्शन तो ये ना। फिर हम इसको फिर बिल करेंगे तो इसको फिर जीएसटी मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला, एग्जामाइन दी अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी टू मिस्टर दीवान एंड सन करीम, दीवान को भी मिल जाएगा, करीम को भी मिल जाएगा, ठीक है। बिल टू शिप टू मॉडल वाला कैसे है, वहीं से लिखना है ना। बिल टू शिप टू मॉडल वाला जो केस था वो, ठीक है। इसका आंसर बुक में भी वहाँ टेक्स्ट से डायरेक्ट बोलना, यहाँ से भी बस दिखा दो तुम लोग। वन ऑफ द कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी क्या था भाई, रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स मिलना ज़रूरी था, बट इसका कुछ एक्सेप्शन था। हाउएवर द गुड्स डिलीवर किया है थर्ड पर्सन, मतलब यहाँ पे थर्ड पर्सन को ऑन डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन बाई वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह, आइदर बिफोर या ड्यूरिंग द मूवमेंट आर डीम टू हैव बीन रिसीव बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन, हम ही को मिला है। माना कि हम उसको बोले डिलीवर करने के लिए, तुम डिलीवर की, बट एज इफ कि हम ही को मिला, सो आईटीसी हमको मिल जाएगा, इसको ऑर्डर मिला था। नाउ इन द गिवन केसेस वही सिनेरियो हुआ, एक दो इन्वॉइस इशू होगा, हम तुमको इन्वॉइस इशू करेंगे ना, सॉरी तुम हमको करोगे हम उसको करेंगे। तुम जो हमको इन्वॉइस की, हम तुमको जीएसटी पे किया, हमको क्रेडिट मिल जाएगा, और हम जो उसको इन्वॉइस इशू किया वो हमको जीएसटी पे, उसको भी क्रेडिट मिल जाएगा। तो मेरे को कुछ नहीं मिला। तुमको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, तुम्हारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, तुमको क्या मिलेगा, तुम तो सप्लायर हो, तुम तो जीएसटी हमसे कलेक्ट की, गवर्नमेंट को पे करना है। नाउ वाइल पेइंग द जीएसटी तुम्हारा पास ऑप्शन है, आइदर कैश से पेमेंट करो या फिर तुम अपना आईटीसी एडजस्ट करो, ठीक है बस। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ जीएसटी। अब तुम लोग और कुछ एक्स्ट्रा इसमें पढ़ लेना। ये क्या है लास्ट में, अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट। देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जीएसटी का। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों का कल क्या है, कल तुम लोग कौन सा दिन है, कल इनकम टैक्स है ना। ये थर्सडे वाला जीएसटी हो सकता है आप 31 के बाद 1 तारीख को कराए, बिकॉज थर्सडे हमको ऑफिस में थोड़ा लेट तक काम करने, कुछ काम है मेरा। ये थर्सडे वाला जीएसटी क्लास हम हो सके पोस्टपोन करके हम 1 तारीख करा सकते हैं, ठीक है, बता देंगे तुम लोगों को। चलो एंड कर, कल के इनकम टैक्स